राजस्थान सबसे बड़ा होटल इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा हॉट केक है। हाँ। आज लोग मुंबई से, गुजरात से, साउथ से लोग आके इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? तो जितने लोग पहाड़ों के ऊपर अपने हाउसेस बना रहे हैं, तो इतना आसान भी नहीं है पहाड़ों में हाउस बनाना। जरूरी थोड़ी कि ऊपर पहाड़ पे के ऊपर जाके टॉप पे बनाना है अपना हाउस। एक दूसरे को देख करके भेड़ चाल में चले जा रहे हैं। सब बोल अपने हिल्स के ऊपर घर बना लिया, टॉप पे, पीक पे जाके। कल को लैंडस्लाइडिंग, पूरा घर नीचे गया, वो जमीन ही नीचे चली गई। अब जमीन ढूंढते रहे लोग, आए जमीन। तो इनका फ्यूचर क्या है दिल्ली एनसीआर में रियल एस्टेट का? बहुत ब्राइट फ्यूचर है सर। जो दिल्ली एनसीआर में रह रहा है, जिसको सबको पता है, दिल्ली में बहुत साल पहले प्रॉपर्टियां खत्म हो चुकी हैं, तभी एनसीआर को डेवलप किया गया। फ्री होल्ड अपने प्रॉपर्टी ले ली और उसकी पूरी दाखिल खारिज करा ली, म्यूटेशन करा लिया, उसके बाद भी रिस्क रहता है कि उसके ऊपर कोई और कब्जा कर लेगा या पुराना जो मालिक है वो वापस लौट कर आ जाएगा? नहीं सर। तो एक इन्वेस्टर के लिए सबसे सेफेस्ट टाइम कब है एंट्री करने का, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि उसे एग्जिट कब करना है? जब वो खाली लैंड बैंक है, अभी नक्शा ही आया है, आप उस टाइम पे एंट्री कर जाओ विश्वास के तौर पे, अगर आपको सामने वाले पे विश्वास है तो। मुझे नहीं लगता किसी को इसके बारे में ना पता हो। जेवर एयरपोर्ट जी है ना, मतलब भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है और अभी वहाँ पर फ्लाइट भी टेस्ट हो गई है। लोगों ने वीडियोस बना के डाली, भाई फ्लाइट लैंड हो गई, भाई फ्लाइट लैंड हो गई। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और पॉडकास्ट में। 2025 में हर व्यक्ति चाहता है कि वो इन्वेस्टमेंट करे इन रियल एस्टेट। वो चाहता है कि एक प्लॉट खरीद सके, या फिर वो घर सर्च कर रहा है, या फिर वो विला सर्च कर रहा है, या फ्लैट सर्च कर रहे हो, या आप कोई भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी या लीज प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो। तो आपकी हर एक प्रॉब्लम इस पॉडकास्ट में सॉल्व होने वाली, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग विद प्रॉपर्टी एक्सपर्ट मिस्टर गौरव शर्मा, जिनको 15 साल का एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट में और एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट भी हैं। भाई मेरी गुजारिश पर आए हैं यहाँ पर हमारे स्टूडियो में, हमारे शो में आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के टाइम में क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा स्कैम हो रहे हैं। लोग अवेयर नहीं है बिल्कुल। अच्छी अपॉर्चुनिटी मे बी जेवर में अवेलेबल है, लेकिन लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं डोलेरा में। अच्छी अपॉर्चुनिटी देहरादून में अवेलेबल है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ऋषिकेश में। इन्हीं सारे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं विद प्रॉपर्टी एक्सपर्ट मिस्टर गौरव शर्मा कि कहां पर इन्वेस्टमेंट करें, कहां अच्छे रिटर्न मिलने वाले हैं, और छोटी छोटी बेसिक बातें जैसे फ्री होल्ड क्या होता है, म्यूटेशन क्या होती है, दाखिल खारिज क्या होती है, लोग फंस कैसे जाते हैं प्रॉपर्टी में। क्योंकि भाई शिव भक्त हैं, भाई भोलेनाथ के भक्त हैं, भाई रुद्राक्ष पहनते हैं, और मैं इनको पहले से भी जानता हूं। भाई ने बहुत लोगों का इन्वेस्टमेंट करवाया है इन रियल एस्टेट और बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो मैं गौरव भाई का स्वागत करता हूं हमारे शो में। कैसे हैं भाई आप? हर हर महादेव प्रभु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बढ़िया ध्रुव जी। और कैसा चल रहा है सर? सर बस दुआएं हैं आपकी सर, और हमारे इन्वेस्टर्स की दुआएं हैं, जिनका हम लगातार पैसा रियल एस्टेट में लगाते रहते हैं, और कहीं का कहीं हम लोगों ने उनका मनी ग्रो किया है। तो सर मतलब मैं सर भाई दोनों ही बोल सकता हूँ, क्योंकि हम पहले से जानते हैं, और सर इसलिए क्योंकि पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स की तरफ से आपसे पूछना चाहूंगा गौरव भाई कि अभी आप किस किस एरियाज में वर्क कर रहे हैं, सो दैट लोग अभी स्टार्टिंग हुई है पॉडकास्ट की कनेक्ट कर पाए कि वो ये पॉडकास्ट उनके लिए बेनिफिशियल होने वाला है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर कोई पुणे में सर्च कर रहा है तो ऑब्वियस है वो वीडियो स्किप कर देगा। रीजन भी वो हमारा क्लाइंट बेस है ही नहीं। अगर कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देख रहा है इन नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इन देहरादून, इन अलवर, इन न्यू नोएडा, इन जेवर, तो शायद वो ये पॉडकास्ट देख सकता है, क्योंकि बेटर अपॉर्चुनिटीज यही है। बाकी आप मुझे थोड़ा करेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल ध्रुव जी, जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो बेसिक जो हमने टारगेट हम पिछले 12 साल से रियल एस्टेट कर रहे हैं, वो दिल्ली एनसीआर में ज्यादा बेस है। अब दिल्ली में तो प्रॉपर्टी रही नहीं है, ना लैंड्स है, ना कुछ अवेलेबिलिटी है। जितने प्रोजेक्ट्स हैं सब आउटर में एनसीआर में जा रहे हैं, जितना चारों तरफ है। पेरिफेरल के आसपास आप बात करें, गुड़गांव है, गाजियाबाद है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, और इन्हीं सेक्टर्स के अंदर में हम लोगों ने काफ़ी सारी प्रॉपर्टियां डेवलप करी हैं फ्री होल्ड के अंदर, और हमने सेल आउट की हैं उन प्रॉपर्टीज़ को। तो हमारा जो मेन जो हमारी क्लाइंटेज है वो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर है, क्योंकि एक अफोर्डेबल प्रॉपर्टी आज की डेट में जो मिल पा रही है वो ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जिसको हम प्रोबेबली नोएडा एक्सटेंशन के नाम से भी जानते हैं, किसान चौक, गौर चौक के आसपास का इलाका आता है। और दूसरा ये NH24 गाजियाबाद का जो आता है, जहाँ रैपिड आज की डेट में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी रन करी है साहिबाबाद नोएडा मेरठ के लिए, तो इस रूट के ऊपर की कुछ प्रॉपर्टी है। और अगर हम आउटर की बात करें तो मैदानी इलाके की बात होगी। पहाड़ों के अंदर बहुत लोग जा रहे हैं, तो हमने देहरादून पिछले कुछ टाइम के अंदर में 6-7 सालों के अंदर वहाँ पे
7 सालों के अंदर में हमने वहाँ पे काफ़ी सारी फार्म हाउस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, सेकंड होम जिसको हम बोलते हैं, उस तरह की प्रॉपर्टी हमने डेवलप कर करके बेची है। तो देहरादून एक टारगेट है और दूसरा टारगेट हमारी लोकेशन आती है जो हमने अभी रिसेंटली शुरू किया है पिछले 6-7-8 महीनों के अंदर में, वो अलवर हमने टारगेट किया है, जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से कनेक्टिविटी मिलती है और गुड़गांव सोना के सबसे पास है। और सबसे कम रेट की अगर कहीं प्रॉपर्टी मिलती है तो इस टाइम वो अलवर के अंदर में है सर, अलवर के अंदर। तो इन सब लोकेशंस पे हम लोग काम कर रहे हैं और वहाँ पे हम लोग प्लॉट, विलास, फार्म हाउसेस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हम लोग वहाँ पे डेवलप कर करके पूरी गेटेड सोसाइटी के रूप में हम लोग वहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं। डन। तो गौरव भाई, वीडियो की स्टार्टिंग है, मैं बार बार अपने व्यूअर्स को रोकना चाह रहा हूँ वीडियो में, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। और कमेंट सेक्शन में साथ साथ अपने सवाल भी पूछते जाओ। मेरा पहला सवाल गौरव भाई से ही है, आपने लोकेशन बताई 4-5, तो मुझे हर लोकेशन के स्टार्टिंग प्राइस बताओ कि अलवर में कहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, जेवर में क्या रेट है, न्यू नोएडा में क्या रेट है, नोएडा एक्सटेंशन में क्या रेट है, देहरादून में क्या रेट है, जिस जिस साइट्स पर आप काम कर रहे हो, सो दैट लोग कनेक्ट कर पाए कि आपके पास स्टार्टिंग रेट ये है। जी, मैं आपकी इस कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा सरप्राइज डालना चाहता हूँ, जो खासकर कुछ लोग वीडियो स्किप करके आगे निकल जाते हैं। हम वीडियो के लास्ट में एक चीज़ और आपके लिए प्लान करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो आज तक रियल एस्टेट में कभी नहीं हुआ। अच्छा। 2% की गारंटेड रिटर्न्स हम लोग रियल एस्टेट के थ्रू लोगों को दे रहे हैं, यानी कि 10 लाख लगाओ तो आपको 20,000 रुपए की रेंटिंग इनकम आ रही है। हाँ। अब 10 लाख लगाने पे आज की डेट में ध्रुव जी आप बताइए, क्या 1 BHK का एक रूम बेडरूम का सेट भी नहीं आता है। और अगर आ भी गया 15 से 20 लाख का आता है तो उसमें आपको 10,000 रुपए रेंट तो नहीं मिलेगा आपको। 20 लाख लगा करके 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, कोई अच्छा इलाका हुआ तो हो सकता है 20 भी आपको 10 में मिल जाए। हम लोग दे रहे हैं 10 लाख पे 20,000 रुपए, जो इम्पॉसिबल लगता है लोगों को, लेकिन हम लोग दे रहे हैं काफी टाइम से। और रिटर्न में दे रहे हैं, रिटर्न में दे रहे हैं विद एग्रीमेंट। हमारे साथ आपके साथ एग्रीमेंट होगा तो 2% रिटर्न है। वो क्या है वो हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे, तो इसलिए स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, आपको ये जानकारी आपको लास्ट में मिलेगी। आपको मतलब आप प्लॉट खरीदो मत खरीदो, 2% के लिए तो ये वीडियो देख लो। 2% मिलने वाला कौन देता है आज के टाइम में, बहुत बड़ी बात है भाई ये। बिल्कुल सर। तो हम लोग फिर से अपने पॉइंट पर वापस आते हैं कि स्टार्टिंग रेट्स क्या है, सो दैट के लोगों को क्लैरिफाई हो जाए कि कहाँ क्या रेट्स चल रहे हैं। सर रेट्स को लेकर हम बात करें, जैसे हम दिल्ली एनसीआर की बात करें, बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग बताना, बेसिक स्टार्टिंग करते हैं। आज की डेट में अगर फ्री होल्ड्स के अंदर आप जाएंगे, अथॉरिटी के रेट्स तो बहुत काफी बढ़ चुके हैं, तो जिसको हम लीज होल्ड प्रॉपर्टी भी कहते हैं, क्योंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा पूरा का पूरा लीज होल्ड है, यानी कि एक तरीके से आप उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप आपको कभी नहीं मिलती लीज होल्ड के अंदर, आप उसके टेनेंट है एक तरीके से उस प्रॉपर्टी के 99 ईयर्स के लिए। जी, और जो फ्री होल्ड है जिसमें आपको ओनरशिप मिलती है, तो उसमें हम रेंज की बात करें तो ग्रेटर नोएडा भी काफी एक्सपेंसिव हो चुका है आज की डेट में। तो वहां पे आप फ्री होल्ड के अंदर आप प्रॉपर्टी देखेंगे, जैसे आप किसान चौक के आसपास की बात लो तो पूरा क्राउडेड है, 12 शॉपिंग मॉल बने खड़े हैं, जिसमें गौर का ऑलरेडी रनिंग है, ब्लू सफायर मॉल रनिंग में है, आपका डायमंड प्लाजा रनिंग में है, गौर सिटी सेंटर रनिंग में है। तो यहाँ पे रेट काफी प्राइस हाइक हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको 60-65 से लेकर के और लगभग 70-80,000 पर स्क्वायर यार्ड, यानी कि पर गज के रूप में आपको प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। लैंड्स की मैं बात कर रहा हूँ, प्लॉट की फ्री होल्ड का, जिसमें आपको 60 गज, 100 गज, 80 गज, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है उतना बड़ा प्लॉट आपको मिल जाएगा, जिसमें आप अपना हाउस बना सकते हैं या नीचे कोई शॉप और ऊपर अपना हाउस बना सकते हैं, कमर्शियल एक्टिविटी भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़े तो आगे बढ़ेंगे तो सेक्टर 10 वेदपुरा आता है। वेदपुरा और सैनी सुनपुरा यहाँ पे प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है। सैनी सुनपुरा में किसी को भी सजेस्ट नहीं करता क्योंकि वो नोटिफाइड जोन है, लेकिन बहुत से लोग वहाँ प्लॉटिंग कर रहे हैं, स्कैम्स कर रहे हैं और लोग उन फ्रॉड्स के अंदर फंस रहे हैं। वो स्कैम्स क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम क्योंकि रेट्स की बात कर रहे हैं तो वेदपुरा के अंदर भी बात करें तो वेदपुरा भी काफी महंगा हो चुका है सेक्टर 10 आज की डेट में। तो वहां पर भी आपको लमसम ये मान के चलिए लगभग 30-35 से लेके 40-45 हजार रुपए गज तक का रेट वहां पे भी हो चुका है। अब अगर अफोर्डेबल के अंदर जाना है, या तो आप तिलपता जाइए जहां 20-25 का रेट है, या फिर आप इस तरफ पार्ट में लेफ्ट साइड में रेलवे ट्रैक आता है और इसके तरफ आप जंप करेंगे रेलवे ट्रैक के इस पार तो आप आ जाएंगे NH91, जिसको हम पुराना GT रोड के नाम से जानते हैं, जो आपका दादरी बुलंदशहर हाईवे, लाल कुआं बुलंदशहर हाईवे कहते हैं जिसको अलीगढ़, जिसको नितिन गडकरी अब 6 लेन का एक्सप्रेसवे बना रहे हैं और इस पर रैपिड भी जानी है। तो इस तरफ अभी थोड़ा सा प्राइस कंट्रोल में है, हाइक हुए, लेकिन क्योंकि पहले से बहुत नीचे थे तो काफी भाग रहा है उधर रेट। तो अफोर्डेबिलिटी की बात करेंगे तो उधर अफोर्डेबल में आपको चीजें मिल जाएंगी। वहां पे आपको ये लेके चलिए कम से कम 25 से लेके 35,000 रुपए, 40,000 रुपए गज तक की अच्छी प्रॉपर्टी आपको खाली प्लॉट्स में आपको मिल जाएंगी। हाउस की बात करेंगे बने बनाएंगी तो लगभग ये मान के चलिए 50, 55, 60,000 रुपए गज का बहुत अच्छा हाउस के रेट पे आपको डेवलप होके मिल जाएगी प्रॉपर्टी आपको। सेम यही नोएडा एक्सटेंशन की हम बात करेंगे तो यहाँ पे विला एक फ्लोर की बात करेंगे तो लगभग 70 से 75 हजार रुपए गज का रेट है मकान का, यानी कि 100 गज का हाउस लेंगे तो 75 लाख का आपको मिल जाएगा एक फ्लोर का, 2 BHK ग्राउंड फ्लोर बना हुआ, ऊपर आप अपना बना सकते हैं उसके ऊपर भी।
और यदि आप डुप्लेक्स में जाते हैं तो डुप्लेक्स में काफी सारे प्रोजेक्ट हैं, आपने सुने भी होंगे, लोगों ने भी देखे होंगे, खासकर जो प्रॉपर्टी सर्च करते रहते हैं। तो ग्रीन विला 2 जैसा एक है, अलायम के नाम से काफी सारी प्रॉपर्टी हैं, आगे सिग्नेचर के नाम से प्रॉपर्टियां डेवलप हो रही हैं। तो यहाँ पे काफी सारे बिल्डर्स यहाँ पे अलग अलग प्रॉपर्टियां डेवलप कर रहे हैं, जिसमें डुप्लेक्स के अंदर की प्राइस रेंज की मैं बात करूं तो 2300 स्क्वायर फीट यानी कि 100 स्क्वायर यार्ड का विला, जिसको बिल्टअप एरिया जिसका 2300 स्क्वायर फीट आता है, वो आपको लगभग पड़ता है ऑलमोस्ट कॉस्ट जाकर के 1 CR प्लस 110, 120, 130 के अंदर भी डिफरेंट जो प्राइस आ रहा है, वो जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ उसके ऊपर है। एक तो लैंड कॉस्ट और दूसरा इसमें इंटीरियर बिल्डर कितना अच्छा करके दे रहा है। बाकी लमसम ये लेके चलो 1 से लेके और 1.5 के बीच में आपको बहुत अच्छा डुप्लेक्स विला आपको मिल जाएगा नोएडा एक्सटेंशन के अंदर। अब हम बात करें तो हमारी फ्री होल्ड की इसमें लैंड की बात हुई है, दिल्ली NCR की बात है। अब हम थोड़ा सा आउटर में जाएंगे, पहाड़ों में। अब लोग कहते हैं कि पहाड़ों के अंदर हमें प्रॉपर्टी दे दो, तो पहाड़ों के अंदर सबसे कम रेट की प्रॉपर्टी और सबसे कम किलोमीटर डिस्टेंस पे मुझे, जहां मैं 1.5 से 2 घंटे के अंदर में पहुंच जाऊं, तो सबसे नियरेस्ट लोकेशन पड़ती है देहरादून। तो देहरादून के आसपास में आपको प्रॉपर्टियां मिल जाएंगी। वहां पे आपको हमारे पास जो अच्छे फार्म हाउस की लोकेशंस हैं, जो बिल्कुल अक्षरधाम से नया एक्सप्रेसवे बना है, तो उसके ऊपर की प्रॉपर्टी आपको मिल जाएंगी 10,000 से लेकर के 15-16 हज़ार रुपए गज तक के रेट पे। और इनसाइड देहरादून जाएंगे किसी टूरिस्ट प्लेस के आसपास, तो वहाँ 25-30 हज़ार 35 हज़ार रुपए गज का भी रेट है। और यदि आप बिल्कुल जैसे देहरादून का जो दूसरा एंट्री पॉइंट है, एक तो ये हो गया अक्षरधाम वाला, जो कि सीधा आपका वाया आपका बिहारीगढ़ से होते हुए टनल से होते हुए निकलता है, और दूसरा एक इसके पैरेलल एक रोड हो रहा है, उसको बोलते हैं सहारनपुर से विकासनगर हाईवे। तो वहाँ माता शाकंभरी माता का मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है। इस वेस्ट यूपी की बेल्ट में उनको वहाँ की कुलदेवी माना जाता है। मेरठ, बड़ौद, बागपत बेल्ट, मुजफ्फरनगर, यहाँ के लोग उनको कुलदेवी मानते हैं। तो हमारी भी कुलदेवी है वो। तो उस बेल्ट में अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पे उस हाईवे पे आपको अभी हमने नई प्रॉपर्टी जो लॉन्च की है, तो वो लगभग 5,000 रुपए गज के आसपास हमने जस्ट अभी लॉन्च की है। 5,000 रुपए गज पे, हाँ जी, फार्म हाउस की लैंड की प्रॉपर्टी है वो। और बिल्कुल हिल्स एरिया से लगी हुई है, राजा जी नेशनल पार्क वहां से साथ में लगा हुआ है, तो ये हिल्स एरिया की बात होगी। दूसरा एक हिल एरिया हमने, क्योंकि यहाँ भी रेट काफी बढ़ रहे हैं अलवर, तो हमने दूसरी लोकेशन अभी हमने जस्ट रिसेंटली प्रोजेक्ट ओपन किया है, वो हमने किया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। गुड़गांव सोना से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अलवर के अंदर में, अलवर बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बहुत कम लोगों को पता है कि अलवर के अंदर कि क्या आपको इस तरह की प्रॉपर्टी मिल सकती है। मतलब अलवर के अंदर लोग अलवर को बहुत कम जान पाते हैं। अलवर एक ऐसी चीज है कि इतना बड़ा हॉट केक है। अलवर के अंदर हम बात करें तो 2002 से लेके 2008 के बीच प्राइस हाइक हुए थे, फिर रिसेशन आ गया था 9-10 में, तो सारी इंटरनेशनल मार्केट सब डाउन हो गई थी, इंडिया भी रिसेशन में काफी उसने बर्डन झेला है। तो उसके बाद में वहां पे अब जाकर के बहुत बड़ा पीक आ रहा है पिछले साल से, क्योंकि मोदी जी ने नया एक्सप्रेसवे डिलीवर किया है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो अलवर को टच होकर निकल रहा है। तो उसकी कनेक्टिविटी मिल गई, जिसकी वजह से वहाँ का जो टाइम है यहाँ से दिल्ली से जाने का अलवर तक का, वो बहुत रिड्यूस हो चुका है। मात्र आप 1.5 से 2 घंटे में आज की डेट में टच कर सकते हैं। अगर हम गुड़गांव सोना से बात करूं तो मात्र 1 घंटे के अंदर आप गुड़गांव आप अलवर जा सकते हैं। दूसरा पीक आने वाला है, क्योंकि वहाँ पे रैपिड हाई स्पीड ट्रेन जो आपने देखी होगी अभी चली है मेरठ के लिए, तो ऐसी 3 हाई स्पीड ट्रेन और चलनी है, जिसमें 2 आपकी और पास की है मोदी जी ने। एक तो ऑपरेशनल हो चुकी है दिल्ली से मेरठ, एक चलने वाली है दिल्ली से पानीपत के लिए, और एक चलने वाली है दिल्ली से अलवर के लिए, जो वाया गुड़गांव सोना होके जाएगी। ओके। तो गुड़गांव सोना के लोगों के लिए, और खासकर जितना भी ये दिल्ली का आसपास का है, जो अरावली को पसंद करते हैं, जो देहरादून उत्तराखंड नहीं जाना चाहते लेकिन आसपास चाहते हैं कि हमारा अरावली का टेस्ट, अरावली से कुछ लोगों को लगाव रहता है, तो अरावली की पहाड़ियों के अंदर में, क्योंकि गुड़गांव सोना में प्रॉपर्टियां बंद हो चुकी हैं सेल आउट करना, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं, NGT की रोक है वहाँ पे। तो आप वहाँ फार्म हाउस नहीं काट पा रहे हैं, आप जो कट गए पुराने, और कुछ पे JCB भी चली है। तो अलवर के अंदर काफी सारे लोग फार्म हाउसेज प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि रेट हमारे बहुत कम है। अभी जस्ट हमने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था वो मात्र हमने 2,500 रुपए गज के रेट पे लॉन्च किया था, जिसका प्राइस आज बढ़ते बढ़ते 3,500 रुपए 3,000 रुपए गज के रेट पे पहुंच चुका है। और ये जल्द ही जो नया वाला फेज है हमारा, वो लगभग 5,000 रुपए गज के आसपास लॉन्च होगा, 5,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड के रेट पे। बहुत रीजनेबल रेट है, बहुत रीजनेबल रेट्स हैं। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे अभी पैसा लगाएगा तो आदमी ग्रो करके निकलेगा उसमें, क्योंकि अभी इसके काफी सारे फेज लॉन्च होने हैं, और ये रेट कम से कम टच करेगा 8 से 10,000 रुपए गज के आसपास। और एक बात बताऊं, अलवर के अंदर जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कोई भी 8-10 से नीचे का प्रोजेक्ट है ही नहीं वहाँ पे। ओके। तो लोग बड़े बड़े लैंड बैंक ले रहे हैं, एग्रीकल्चर में लोग इन्वेस्ट बहुत कर रहे हैं अलवर के अंदर में। खासकर गुड़गांव सोना का बायर बहुत आ रहा है हमारे पास ध्रुव जी, जिसमें वो लोग 2 बीघा 10 बीघा 50 बीघा के बड़े बड़े लैंड बैंक ले रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए। क्योंकि एक तो दिल्ली गुड़गांव सोना के सबसे नजदीक है, 14 टूरिस्ट स्पॉट्स हैं अलवर के अंदर घूमने के लिए, बहुत कम लोगों को पता है। लोग छोटा सा शहर मानते हैं अलवर को, 14 तो फोर्ट्स हैं घूमने के लिए। दूसरा, नैनीताल से भी बड़ी लेक है जिसका नाम है सिलीसर लेक।
अच्छा। जिसको लोग बहुत कम जानते हैं। आप जाइए, आप उसके बाहर में खड़े होकर फोटो खिंचवाइए, उसको पोस्ट कीजिएगा, आप लिखिएगा कि आई मीन नैनीताल, लोग बिलीव करेंगे कि आप नैनीताल के अंदर खड़े हैं, क्योंकि उसमें बोटिंग भी होती है। करण अर्जुन की फिल्म की शूटिंग सारी उसी लेक के ऊपर हुई है। तो लेक है, प्लस जिसको देश विदेश से लोग घूमने आते हैं वो है वहाँ पे सरिस्का टाइगर रिजर्व। अच्छा। आप गूगल पे लिखिएगा सरिस्का टाइगर रिजर्व, आप वहाँ के रिजोर्ट और उसके आसपास के प्राइसिंग देखिएगा कितने, मतलब आप ये देखिए शिमला के अंदर, कुल्लू मनाली के अंदर, या जितने भी हिल स्टेशन हैं हिमाचल के, उत्तराखंड के, जिनको आप मानते हैं कि सबसे महंगा होगा पीक सीजन में, जब आप बर्फबारी हो रही है जनवरी में, दिसंबर में, क्या रेट जाता होगा वहाँ पे होटल्स का रेट? अराउंड 10,000, 15,000, 4, 6, 8, 10, 12, 15। क्या आप बिलीव कर सकते हो कि 25,000 रुपए, 30,000 रुपए, 40,000 रुपए का रूम विदाउट सीजन अलवर के अंदर होगा। आई एग्रीड। और अगर मैं कहूँ कि 1 लाख रुपए का होगा, मैं मान सकता हूँ। रीजन बीइंग, मैं उदयपुर गया था, वहां एक होटल है बिल्कुल जंगल में जी, और उसके रूम का रेंट था अराउंड 16 लाख रुपए पर मंथ, वो पर डे का। और हम तो इंक्वायरी करके ही लौटाए। किसी ने बताया कि भाई अमिताभ बच्चन आते हैं, वो यहाँ रुकते हैं और यहाँ मूवी की शूटिंग होती है, राजा महाराजा रुकते हैं, बड़े बड़े डेमोक्रेटिक रुकते हैं। मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया, शानदार, और होगा भाई बिल्कुल। राजस्थान सबसे बड़ा होटल इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा हॉट केक है। हाँ। आज लोग मुंबई से, गुजरात से, साउथ से लोग आके इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा रिटर्न आज की डेट में अगर होटल इंडस्ट्री कोई दे रही है तो वो सिर्फ राजस्थान है, जिसमें जयपुर, आपका उदयपुर हुआ, बीकानेर हुआ, और सबसे ज्यादा अगर दिल्ली एनसीआर के नजदीक है तो वो अलवर है। अलवर एकदम हॉट केक के रूप में आपके सामने रखा हुआ है और लोग दबा के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अच्छी रिटर्न्स ले रहे हैं, बहुत ही अच्छी रिटर्न्स ले रहे हैं। भाई इन्वेस्टमेंट सेफ भी है ना? हाँ, सेफ ही है। पहाड़ों में लैंडस्लाइड हो जाती है, राजस्थान में नहीं होती ना। राजस्थान में लैंडस्लाइडिंग क्योंकि यहाँ ना पक्के पहाड़ है। यहाँ के जो पत्थर है, जो यहाँ के पहाड़ हैं, वो बहुत पक्के पत्थर से बने हुए हैं। जो आप उत्तराखंड में जाओ, वहाँ लैंडस्लाइडिंग इसलिए, वहाँ रिस्की इसलिए लोग जाना नहीं चाहते उत्तराखंड में, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग बहुत बढ़ रही है हर साल। कहीं ना कहीं त्रासदी आ रही होती है, चाहे आप नैनीताल वाली बेल्ट में चले जाएं, चाहे आप हरिद्वार ऋषिकेश वाली बेल्ट में चले जाएं, और चाहे आप देहरादून वाली बेल्ट में आ जाए। तो लोग डरते हैं। मनाली में कितनी बड़ी त्रासदी आई, उससे पहले आपकी केदारनाथ में आई। तो जितने लोग पहाड़ों के ऊपर अपने हाउसेस बना रहे हैं, तो इतना आसान भी नहीं है पहाड़ों में हाउस बनाना। हाँ, थोड़ा सा पहाड़ थोड़ा दूर हो, आप थोड़ा मैदानी इलाके में अपना हाउस बना लो, आपको व्यू भी दिखता रहे, नदी भी हो, फॉरेस्ट भी हो, बहुत अच्छा है। जरूरी थोड़ी के ऊपर पहाड़ के ऊपर जाके टॉप पे बनाना है अपना हाउस। तो लोग थोड़ा सा एक दूसरे को देख करके भेड़ चाल में चले जा रहे हैं। थोड़ा सेफ्टी भी जरूरी है। और आपकी पैसा कहाँ पे सेफ है? सपोज आपने हिल्स के ऊपर घर बना लिया, टॉप पे, पीक पे जाके, कल को लैंडस्लाइडिंग, पूरा घर नीचे गया, वो जमीन ही नीचे चली गई, अब जमीन ढूंढते रह जाओ, कहाँ है जमीन ही नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि जमीन तो नीचे जा चुकी है, खाई में खोद के लाओगे। सही बात। बहुत काफी कॉस्टली पड़ता है पहाड़ों में। तो हम लोग जो कर रहे हैं वो काम, हमारा जो सेगमेंट है वो अफोर्डेबिलिटी है। खाली प्रॉपर्टी देना एम नहीं है, सेफ, सुरक्षित, लीगल सारे क्लियर करके हम लोग प्रॉपर्टी देते हैं। और दूसरा, अफोर्डेबिलिटी पे हम लोग ज्यादा ध्यान करते हैं। बड़े बड़े ग्रुप्स हैं दिल्ली एनसीआर में जो बहुत महंगे करोड़ों रुपए के फार्म हाउसेस बेच रहे हैं, लेकिन हम लोग जो फार्म हाउस दे रहे हैं वो 3,000, 2,000 से लेकर के और 5-6 हजार रुपए तक की रेंज तक के हम लोग सेल आउट कर रहे हैं आज की डेट में। ओके। तो गौरव भाई, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि आप इन लोकेशंस पे काम कर रहे हो, तो बेसिकली वैसे तो ये सब दिल्ली एनसीआर ही मानेंगे कि इसमें आता है, तो इनका फ्यूचर क्या है दिल्ली एनसीआर में रियल एस्टेट का? बहुत ब्राइट फ्यूचर है सर। जो दिल्ली एनसीआर में रह रहा है उसको सबको पता है, दिल्ली में बहुत साल पहले प्रॉपर्टियां खत्म हो चुकी हैं, तभी एनसीआर को डेवलप किया गया, टारगेट किया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि गाजियाबाद को एनसीआर ग्रुप में बढ़ाया जाए, और वो गाजियाबाद बढ़ता बढ़ता आज मेरठ तक पहुंच गया है। आज मोदी जी को रैपिड क्यों देनी पड़ी? ताकि दिल्ली का बर्डन कम हो। इन जो आसपास सिटी बस गई, इन पे भी बर्डन बहुत आ चुका है। पब्लिक, लाखों लोग आ रहे हैं हर साल, जॉब्स के लिए आ रहे हैं। नोएडा में, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव में लोग रहेंगे कहाँ? इनकी अकोमोडेशन कहाँ होगी? लैंड्स तो सीमित है ना हमारे पास में। तो इसलिए एनसीआर डेवलप किया गया। वो एनसीआर पे बर्डन इतना रहा है कि आगे की सिटियां ग्रो हो रही हैं। तो सीधा सा खेल रियल एस्टेट हो या कोई भी प्रोडक्ट आप ले लीजिए, सारा खेल डिमांड एंड सप्लाई का है। आज डिमांड रियल एस्टेट के अंदर में दिल्ली एनसीआर के अंदर इतनी बड़ी खड़ी है और सप्लाई इतनी सी है हमारे पास देने के लिए, क्योंकि लैंड सीमित है। पहले या तो वागवान विला बनते थे, अब लोग ऊपर फ्लैट बना के सेल आउट कर रहे हैं। तो लैंड सीमित है तो हमें ऊपर ही बढ़ना पड़ेगा। तो प्राइस हाइक तो बहुत ऊपर जा रहे हैं आज की डेट में दिल्ली एनसीआर के। तो ग्रोथ के चांसेस बहुत हैं और लोग रिटर्न्स ले भी रहे हैं अच्छी खासी यहाँ से। आई एग्रीड, और व्यूअर्स भी एग्रीड कर रहे होंगे। और अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, गौरव भाई का नंबर पड़ा हुआ है। अलवर में, देहरादून में और नोएडा एक्सटेंशन में और बहुत सारी जगह इन्वेस्टमेंट करिए, 2% का रिटर्न भी मिलेगा, जो हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, आपके अभी कुछ क्वेश्चंस होंगे कि फ्री होल्ड में इन्वेस्ट करना है या लीज प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है। तो गौरव भाई, पहले इन दोनों में अंतर समझाओ कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है और लीज प्रॉपर्टी क्या होती है।
ध्रुव जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। बहुत लोगों के अंदर कंफ्यूजन रहती है, बहुत लोगों को पता ही नहीं लीज होल्ड फ्री होल्ड का कॉन्सेप्ट क्या है। हाँ जी। बिहार से आ गए, बंगाल से आ गए, कुछ महाराष्ट्र की तरफ से आ गए हैं, ठीक है ना। तो लीज होल्ड क्या है सर? लीज होल्ड क्या है कि किसानों की जमीन पड़ी थी दिल्ली एनसीआर के आसपास काफी सारी, जिसमें गाजियाबाद डेवलप हो रहा था, इधर गुड़गांव डेवलप हो रहा था। तो काफी समय पहले, आज से 40 साल 50 साल पहले किसानों की जमीनें एक्वायर की गई, जिसको अधिग्रहण बोलते हैं हिंदी में। तो अधिग्रहण किया गया जमीनों का, किसान की जमीनें ली गई, उनको मुआवजा दिया गया उसके बदले में। ठीक है। कहीं डबल दिया गया, कहीं ट्रिपल दिया गया, मार्केट कॉस्ट थी उससे भी डबल ट्रिपल। प्लस फिर उसमें अथॉरिटी ने क्या किया, अथॉरिटी ने वहां पे अपने रोड्स काटे, कॉमन सर्विसेज दी, और पर्टिकुलर एक डिजाइन सेक्टर के रूप में, एक डिजाइन सिटी के रूप में उसको डेवलप करना शुरू किया, जिसमें काफी बड़े बड़े लैंड बैंक उन्होंने प्लॉट रखे, 5 एकड़ के, 10 एकड़ के, जो आपने देखा होगा आज में गोल सिटी, सुपरटेक और काफी सारे बड़े बड़े बिल्डर्स ने डेवलप किया अपने सीआरसी ने प्रोजेक्ट। तो इनको लैंड बैंक बेचे वो सेक्टर के अंदर में कि यहाँ रेजिडेंशियल आएगा, तो रेजिडेंशियल में उनको वो लैंड बैंक अलॉट किए गए। काफी सारे लैंड बैंक स्कूलों को अलॉट किए गए, काफी सारे लैंड बैंक स्कूल्स हॉस्पिटल्स के लिए अलॉट किए गए। आपने सुना होगा नॉलेज पार्क 1 2 3 क्या है, तो ये एजुकेशन के लिए अलॉट किए गए। तो डिजाइन करके पहली बार प्री प्लान सिटी ग्रेटर नोएडा के रूप में दी गई। तो ये जितनी अथॉरिटी ने डेवलप की एक्विजिशन करके, अधिग्रहण करके, तो उसको बोला गया लीज होल्ड, यानी कि इसमें आपको ओनरशिप आपकी नहीं मिलती। बहुत से व्यूअर्स सोचते हैं कि इसमें ओनरशिप, आप इसमें आपको ओनरशिप नहीं होती, आप इस प्रॉपर्टी पे एक तरीके से टेनेंट है, किराएदार है। अच्छा, आपको ये जितने फ्लैट आप ले रहे हैं, खासकर नोएडा ग्रेटर नोएडा, मैं अदर सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गाजियाबाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गुड़गांव की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ सब फ्री होल्ड है, वहाँ ओनरशिप आपकी है। लेकिन नोएडा, ग्रेटर नोएडा और इवन यमुना जो आप जेवर काट रहे हैं आज की डेट में देख रहे हैं, टोटल ये लीज पे है, 99 लीज के पे है। तो ये एक समय के बाद में आपको या तो अथॉरिटी पता नहीं क्या करेगी इसका आने वाले समय में, इसको या तो फ्री होल्ड इसको डिक्लेयर कर दे आने वाले समय में, या ना करे। लेकिन ये अभी फिलहाल आप इस प्रॉपर्टी पे, आपकी ओनरशिप नहीं है, आप इस पे टेनेंट है, तो इसको बोलते हैं लीज होल्ड, जिसमें अथॉरिटी को एक बाकायदा लीज देनी पड़ी है बिल्डर्स को। इसीलिए जब आप फ्लैट ट्रांसफर करते हो, आप देखेंगे इसको लीज ट्रांसफर करनी पड़ती है, वहां रजिस्ट्री ट्रांसफर नहीं, वहां लीज बोला जाता है कि आपको टेम कराना है आपको, ठीक है ना। तो वहां वो कॉस्ट देनी पड़ती है। तो ये जो डेवलप्ड है इलाका, इसको बोला गया लीज होल्ड, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के रेफरेंस में। और जो अथॉरिटी ने जमीनें एक्वायर नहीं करी, विलेज के आसपास का कुछ एरिया ऐसा दायरा छोड़ दिया जो लोकल यूज के लिए छोड़ दी गई, जमीनें अधिग्रहण नहीं किया अथॉरिटी ने उस टाइम पे उनका। तो वो जो गांव वालों ने जमीन जो उनके पास पड़ी थी, खेत पड़े थे आसपास लगते हुए कुछ बीघा के, तो वो उन्होंने या तो खुद डेवलप करके बेचे, या उन्होंने छोटे मोटे बिल्डर को उठा करके बेच दी जमीन। जैसे हमको बेच दी, हमने उनसे जमीन ले ली, तो हमने उस पर फ्री होल्ड में उनको सोसाइटीज काटी, कॉलोनियां काटी उन पे, या कमर्शियल काट के बेचे, तो उसको फ्री होल्ड बोला गया, क्योंकि उसमें ओनरशिप आपकी है। ठीक है। तो लीज होल्ड फ्री होल्ड में डिफरेंस मोटा मोटा अगर कोई समझा जाएगा, डेप्थ में जाएंगे तो काफी समय लग जाएगा, लेकिन टॉपिक हमें कवर अप करने हैं इस चीज के अंदर में। तो मैं बताना चाहूंगा लीज होल्ड फ्री होल्ड का कॉन्सेप्ट ये है कि जो अथॉरिटी ने डेवलप करके दिया, सेक्टर के अंदर प्रॉपर्टी दी, जिसकी लीज है, आप उस पर टेनेंट हो एक तरीके से, और उसमें बहुत सारे रूल्स और लगते हैं। जैसे आपने कोई 200 मीटर का प्लॉट लिया अथॉरिटी का, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में या जेवर के आसपास ले रहे हैं, तो आप उसको पूरा का पूरा ही सेल करेंगे जब भी करेंगे। आप 200 मीटर को ये नहीं कर सकते कि मेरे को 100 में इसमें से बेच दूं मीटर का प्लॉट और 100 रख लूं इसमें से, वो फ्री होल्ड में हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता। तो ये रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है। दूसरा, फ्लोर वाइज आप बना करके फ्लोर सेल नहीं कर सकते आप। जो आपको अथॉरिटी ने जनरल कोटे में प्लॉट मिला है या किसान कोटे के अंदर मिला है प्लॉट, तो आप उसको फ्लोर वाइज बना के सेल नहीं कर सकते, जबकि फ्री होल्ड में आप कर सकते हैं आज भी, जो प्रॉपर्टी हम डेवलप कर रहे हैं। तो ये दो बड़े मेजर डिफरेंस है। फिर उसमें आपको कुछ एरिया ओपन छोड़ना पड़ेगा आगे से, 5-10 मतलब पीछे से, मैप भी उन्हीं के अकॉर्डिंग, मतलब घर भी उन्हीं के अकॉर्डिंग, नक्शा पास कराना पड़ेगा उसमें आपको। तो उसमें लैंड वेस्टेज काफी जाती है। आप 100% बिल्टअप नहीं कर सकते अथॉरिटी के प्लॉट्स के अंदर, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते सिवाय किसान कोटे को छोड़ के प्लॉट को, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी उनको फ्रीडम दी गई है कि आप छोटा मोटा अपना काम कर सकते हो। किसान कोटे के जो प्लॉट उनको फ्री में मिलते हैं, उनको मतलब उनको मुआवजा भी मिल गया, और प्लस उनको कुछ ना कुछ एरिया डेवलप सेक्टर के अंदर दिया जाता है, जो उन्होंने टोटल लैंड दिया उसका 6% उनको मिलता है। तो लीज होल्ड हो गया आपका टेनेंट की तरीके से आपका, जिसमें आपको लीज मिल रही है। और फ्री होल्ड वो है जिनको अथॉरिटी ने अधिग्रहण नहीं किया और उसको हम जैसे लोग डेवलप करके सेल आउट कर रहे हैं, जो अफोर्डेबिलिटी में आता है। क्योंकि अथॉरिटी के जो प्लॉट्स हैं वो बहुत महंगे होते हैं, और जो फ्री होल्ड होते हैं उस पर एक तो रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एक तो फायदा ये मिल गया, दूसरा उसका एप्रिसिएशन जल्दी मिलता है, तीसरा क्या है, आपको अफोर्डेबिलिटी के अंदर चीजें मिल पा रही हैं आज की डेट में। तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा, हर आदमी अफोर्डेबल थोड़ी ले पाएगा, तो उसके लिए हम बैठे हैं ना प्रॉपर्टी देने के लिए जी। मतलब अथॉरिटी क्या कर रही है, मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूँ जो मैं समझ पाया हूँ। एक तो 99 ईयर की लीज पर दे रही है आपको वो प्लॉट, फिर उसकी मर्जी के हिसाब से आप बेचो, उसकी मर्जी के हिसाब से आप बनाओ, उसकी मर्जी के हिसाब से आप उसमें रहो। वो कह रही है काम करो तो काम करो, वो कह रही नहीं करो तो मत करो। मतलब फिर
भाई बेच ही क्यों रहे हो तुम, जब ना तो तुम उसको मालिकाना हक दे रहे, पैसे भी आप डबल ट्रिपल ले रहे हो सामने वाले से, और उसकी मर्जी भी नहीं चलने दे रहे, तो घर अपना कहाँ से हो गया? वो तो फिर अथॉरिटी का ही है ना, टेनेंट हो। टेनेंट हो। जितने फ्लैट में लोग रह रहे हैं, गो सिटी में रह रहे हो, जितने अपार्टमेंट, सब टेनेंट है भाई। बुरा मत कोई 90 साल के लिए, कोई 99 साल के लिए टेनेंट। जो टेनेंट ये वीडियो देख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो बुरा मान जाओ, अभी भी मौका है 99 ईयर पर, कहीं ऐसा ना हो 5-5 रुपए में प्लॉट बिके, सही टाइम पे सेल कर देना आप लोग। वो इसलिए भी है ध्रुव जी, क्योंकि सीमेंट की जो मियाद है, जो उसका टेन्यूर है, जो स्ट्रेंथ है, वो लगभग 90 साल के आसपास मानी जाती है, 90 से 99 साल। इसलिए लीज जो दी जाती है वो 90-99 साल 100 साल के आसपास दी जाती है। वो अथॉरिटी उसकी लाइफ ही नहीं है, अथॉरिटी वापस ले लेगी, अथॉरिटी वापस गिरेंगी बिल्डिंग एक समय बाद, क्योंकि जर्जर हो चुकी होंगी 90 साल बाद में। तुम लोगों के घर 99 साल बाद अथॉरिटी वापस ले लेगी, फिर वापस लो, फिर वापस पैसा लो, उतना ही पैसा फिर फ्लैट बाई करने के लिए। फिर एक और डिफरेंस है ना सर, आप ये देखिए लीज होल्ड में जो लोग जा रहे हैं, सपोज मैंने फ्लैट बाई किया, तो आज की डेट में रेट क्या चल रहा है नोट एक्सटेंशन में? 8 से 10,000 रुपए स्क्वायर फीट का ये लॉन्चिंग का रेट है आज की डेट में। मिनिमम रेट बता रहे हो। अगर किसी रीसेल में भी जा रहे हो, मैं कह रहा हूँ कोई सस्ते में फ्लैट दे रहा होगा तो 7,000 दे रहा होगा, 7.5 दे रहा होगा, 8 दे रहा होगा मजबूरी में बेचारा, वरना 10 का तो आम रेट हो चुका है नोट एक्सटेंशन में, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर में। तो ये मान के चलो एक 2 BHK का फ्लैट, 1000 स्क्वायर फीट का जो 2 BHK का फ्लैट है 100 गज का, वो लमसम आपको 90 लाख से 1 CR के आसपास पड़ रहा है। अब आपको, आपकी फैमिली बड़ी हो गई सर, 5 साल बाद बच्चे बड़े हो गए, उनके लिए भी 2 रूम चाहिए आपको, भाई आ गया बाहर से, उसके साथ कोई मिसहैपनिंग होगी, वो आके रहने लगा आपके साथ में, सर फैमिली बड़ी, आपको एक फ्लैट दोबारा से बाई करना पड़ेगा ना। बिल्कुल भाई फैमिली बड़ी हो रही है, 2 रूम और चाहिए अब आपको, ना ऊपर बना सकते हैं ना नीचे बना सकते हैं, तो आप क्या करोगे? एक फ्लैट बुआ करें। अच्छा, उस ड्यूरेशन में रेट भी बढ़ा होगा प्रॉपर्टी का, जो 1 CR का आपने 90 लाख का फ्लैट लिया था, हो सकता है एक 10 में मिल रहा हो, एक 20 में मिल रहा हो, तो उतना ही पैसा फिर लगाना पड़ा आपको। फ्री होल्ड में क्या है, आपने हाउस बना रखा है ग्राउंड फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर पे आप रहते, भाई आ गया या फैमिली बढ़ गई, या आपने या एक फ्लोर डाल दिया सर, 10 लाख 15 लाख में एक फ्लोर ऊपर और डल जाएगा 100 गज के अंदर में, 100 स्क्वायर यार्ड में, तो आपका सर काम चल गया 10 लाख के अंदर में। वहां आपको 60 लाख का प्लॉट तो नहीं लेना पड़ा दोबारा से, विला तो नहीं लेना पड़ा 1 करोड़ का फिर से आपको। तो यहाँ पे आप फ्लोर वाइज डेवलप कर सकते हो। 4 फ्लोर तक का अप्रूवल है, 4 ग्राउंड प्लस फ्लोर आप बना सकते हो। आप चाहो तो उसको रेंट पे दे लो, आपको एक रेंटिंग इनकम आपकी आ गई साइड बाय साइड, और चाहो तो आप उसको एज अ, आप सेल करना चाहो तो सेल भी कर सकते हो। सपोज मुझे कहीं फंड लगाना है, बिटिया की शादी करनी है, अब पिता क्या करे, जॉब रही नहीं, कहीं पैसे लगाए थे वो मर गए, अब क्या करें? तो ऊपर का फ्लोर बेच लो, 4th फ्लोर 3rd फ्लोर बेच लो, फ्लैट पूरा सही है। 30-35 लाख से मिनिमम जाएगा आज की डेट में फ्लैट, जो 100 गज का जा रहा है। तो बिना क्वेश्चन पूछे ही मैं एक आंसर कर देता हूँ। अगर कोई मुझसे पूछ रहा है आज के टाइम में कि लीज प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है या फ्री होल्ड में, तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा फ्री होल्ड में करो, फ्री होल्ड ज्यादा बेटर है। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आपके हिसाब से बेटर फ्री होल्ड आप ज्यादा बेटर मानते हो या लीज को मानते हो, और क्यों? लॉजिकल आंसर प्लीज। लॉजिकल में देखो, वैसे तो आपका लीज होल्ड बेटर रहता है, लेकिन वो फिर फंड भी दोस्त है, जितनी चादर उतने पैर पसारने होते हैं। हमारे कहावत बोली जाती है कि जितनी चादर उतने पैर पसारो भैया। तो जिसके पास फंड है अनलिमिटेड, जो 2-2.5-3 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी भी जा सकता है, तो वो लीज पे जाए, क्योंकि डेवलप सेक्टर मिल रहा है, अथॉरिटी अप्रूव्ड चीजें मिल रही हैं, पार्क मिल रहा है, ये सब फ्री होल्ड में नहीं मिल पाता है, क्योंकि जमीनें बहुत महंगी होती हैं, और तभी तो हम अफोर्डेबिलिटी पे हम लोग काम कर रहे हैं। जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, अथॉरिटी के मकान, हाउसेस, फ्लैट, 1-1 करोड़ के फ्लैट हर कोई थोड़ी ले लेगा। सही बात। तो उनके लिए हम है ना, उनके लिए हम डेवलप करके दे रहे हैं, तो सारा खेल अफोर्डेबल। जिसके पास फंड है वो वैसे यूटिलाइज कर सकता है अपने फंड्स को। अच्छा, जैसे फ्री होल्ड अपने प्रॉपर्टी ले ली और उसकी पूरी दाखिल खारिज करा ली, म्यूटेशन करा लिया, उसके बाद भी रिस्क रहता है कि उसके ऊपर कोई और कब्जा कर लेगा, या पुराना जो मालिक है वो वापस लौट कर आ जाएगा? नहीं सर, अगर आपने देखिए आज की डेट में ना, ये फ्रॉड ना पहले हुआ करते थे, एक प्लॉट को 2 बार बेच दिया, एक प्लॉट को 3 बार बेच दिया, म्यूटेशन चढ़ गई। यहाँ आज की डेट में क्या है, म्यूटेशन आपकी रजिस्ट्री जैसी होती है, वो ऑनलाइन दिखने लगती है। आप अपना रिकॉर्ड भी रजिस्ट्री का ऑनलाइन जाके फ्री होल्ड में चेक कर सकते हो। अब ये जो स्कैम होते हैं ना, बहुत पुराने हो गए, अब ये नहीं होते। अब ये ऑनलाइन सब चीज चढ़ता है आपका, आप ऑनलाइन रिकॉर्ड देखते हो। मैं आपको अगर प्लॉट सेल कर रहा हूँ तो आप मेरा रिकॉर्ड भी ऑनलाइन देख सकते हो। कल को मैंने आपको रजिस्ट्री कराई, आप मुझे ना 40 से 45 दिन का समय होता है म्यूटेशन चढ़ने का मैक्सिमम, तो आप 45 डेज बाद अपना नाम देखोगे, आप ऑनलाइन रजिस्ट्री में चढ़ा हुआ कि ये नाम मेरे प्रॉपर्टी में, टाइटल मेरे नाम पे चढ़ चुका है। तो वो सब चीज खत्म हो चुकी है, फ्री होल्ड सेफ है। बहुत से लोग स्कैम फैलाते हैं, खासकर लीज होल्ड वाले जो लोग बेच रहे हैं, तो वो मिथ बना के रखते हैं कि खराब है, आप फंस जाओगे। हर जगह इसकी स्कैम्स होते हैं, वो तो लीज होल्ड में भी होते हैं, फ्री होल्ड में भी होते हैं, वो हर जगह होते हैं। जैसे मैं बताऊं, आपका जोन है, आपने देखा होगा सैनी सुनपुरा, सारा का सारा नोटिफाइड जोन है आज की डेट में। मतलब अथॉरिटी ने बाकायदा प्लानिंग के अंदर जा चुका है, मुआवजा उनको बंटने की तैयारी हो चुकी है, उसका मुआवजा उठ चुका है, उसके बावजूद लोग वहाँ प्लॉटिंग कर रहे हैं। किसान को इतना गंदा लालच आ चुका है आज की डेट में ग्रेटर नोएडा के, कि वो जमीनों को मुआवजा ले चुका है सरकार से, और फिर प्राइवेट बिल्डर को या खुद से प्लॉटिंग करके फिर दोबारा बेच रहा है उन्हीं जमीन को।
जब इसको जमीन खाली करनी है। और अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर अथॉरिटी इनको जमीन को एक्वायर कर चुकी है, बहुत से लोग के अंदर क्वेश्चन आता है फिर ये खेती कैसे कर रहे हैं इसमें। तो अथॉरिटी के पास इतने बड़े बड़े लैंड बैंक पड़े हैं जिनको अथॉरिटी फिलहाल यूज नहीं कर रही है, अभी डेवलप स्टेज तक वहां नहीं पहुंची है, तो लोग उनको एग्रीकल्चर के लिए यूज करने के लिए दे रखी है। इसका मतलब ये नहीं कि ओनरशिप उनकी है, उस पर मुआवजा जा चुका है, वो लैंड अथॉरिटी की आज की डेट में। आप पहाड़ों में जाओ, पहाड़ों के अंदर में बहुत सारे लैंड बैंक हैं जहाँ लोकल विलेजेस सरकार की जमीनों पे फॉरेस्ट की जमीनें हैं और उनको पता है, फॉरेस्ट भी आके देखता है, तो उस पर एग्रीकल्चर हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कोई ओनरशिप आ गई उसके ऊपर। तो लोग फ्री होल्ड के प्रति अवेयर हों, सेफ जमीनें हैं, हाँ क्रॉस चेक लगा करके जरूर देखो, अथॉरिटी में पता करो, तहसील में पता करो पहले उस जमीन के प्रति। ऑनलाइन स्टेटस हर कोई आदमी देख सकता है, खसरा नंबर डाक कर डाल करके। हर गवर्नमेंट की, हर स्टेट की अपनी वेबसाइट बनी हुई है। जैसे यूपी के अंदर जाएंगे तो यूपी भूलेख .government.in वेबसाइट है, आप वहां जाइए, खसरा नंबर लीजिए, डालिए, वहां पे आपको सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा प्रॉपर्टी का कि ये जेन्युइन है कि नहीं है, जो सेलर है उसका नाम है कि नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, भूलेख पे आप चेक कर सकते हो आज के टाइम पे। तो रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल में बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है, बंदे को कहाँ इन्वेस्ट करे जो ये वीडियो देख रहा है, या इन जनरल भी आप क्या सजेस्ट करते हो? देखिए तीनों ना अपने आप में बहुत बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, तीनों सेगमेंट अपने आप में बड़े हैं। जिस किसी को रेजिडेंशियल समझ में आता है, किसी को कमर्शियल। अच्छी रिटर्न की अगर मैं बात करूं जनरल वे में, तो अच्छी रिटर्न ऑब्वियसली कमर्शियल ज्यादा देता है। इंडस्ट्रियल प्लॉट ज्यादा देगा आपको कमर्शियल। रेजिडेंशियल में आपको, रेजिडेंशियल में एक सीमित रिटर्न्स आती हैं, आपको रेंट आएगा। कमर्शियल में रेंट कहीं का कहीं भाग जाता है। और फिर जो ग्रोथ है प्राइस की, जो चीज आज आपने 10 लाख की ली है, एक एग्जांपल के लिए, वो शॉप आपको 10 लाख की शॉप हो सकता है आप उसको 50 लाख पे बेचना हो अभी 1-1.5 साल 2 साल के अंदर। लेकिन रेजिडेंशियल की इतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी, वो 10 लाख की एकदम से 50 लाख पहुंच जाएगी अगले साल 1.5 साल के अंदर ही। लेकिन कमर्शियल शॉप पहुंच जाती है, उसमें 5x 4x 3x की रिटर्न एकदम से मिल जाएंगी आपको, प्लस रेंट कमा चुके आप उतने साल तक जब तक आप सेल नहीं कर रहे हो। तो कमर्शियल आप कोई शॉप ले लीजिए या कुछ और प्रॉपर्टी डाल लीजिए, तो कमर्शियल ज़्यादा बेस्ट रहता है रेजिडेंशियल के मुकाबले। लेकिन लोग रेजिडेंशियल भी रहना पसंद करते हैं, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि लोग खुद भी प्लान कर रहे होते हैं कि मुझे वहां से शिफ्ट होना पड़ सकता है, तो दुकान में तो रहोगे नहीं आप, इसलिए भी लोग रेजिडेंशियल पैसा लगाते हैं कि कल को हमें शिफ्ट होना पड़ गया तो उधर में, तो हम रह सकते हैं उसमें प्रॉपर्टी में। अच्छा, जैसे हमने देखा अभी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती चली जा रही है और लोग नए नए शहर बस रहे हैं, न्यू नोएडा आ रहा है, जेवर आ रहा है जी। लेकिन अभी अगर हम बात करें ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की, तो इन 2 शहरों में क्या अभी विकल्प बचे हुए हैं प्रॉपर्टी के? देखिए गाजियाबाद पूरा पैक है। ओके, कोई जमीन नहीं बची गाजियाबाद में। गाजियाबाद बढ़ रहा है तो 2 लाइन पे ज्यादा बढ़ रहा है। आप देखेंगे NH24 जो हापुड़ वाला हाईवे है उस पे बढ़ रहा है, और वो लगातार NCR आपके हापुड़ तक जाके टच कर चुका है। आज जितनी प्लॉटिंग आप देख रहे होंगे डासना मसूरी से आगे जा चुकी है, पिलखवा तक क्रॉस कर चुकी है। इवन हापुड़ में बड़े बड़े बिल्डर्स आके अपने जल्दी इसी साल के अंदर सबकी प्रॉपर्टी लॉन्च होने वाली है वहाँ पे, तो अथॉरिटी अप्रूव्ड वहाँ पे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो जितना गाजियाबाद है वो इस तरफ बढ़ रहा है। दूसरी बेल्ट है आपकी मुरादनगर वाली, मुरादनगर, मोदी नगर, मेरठ, क्योंकि मेरठ के लिए आज हाईवे एक्सप्रेस बन चुका है, दूसरा रैपिड मिल चुकी है मेरठ को। तो लोग दिल्ली ना आकर के मेरठ के आसपास प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो सस्ती है, अफोर्डेबिलिटी है। दूसरा आने की बात करें तो मात्र 15 से 20 मिनट में लोग मेरठ से आज की डेट में यहाँ जा रहे हैं, नोएडा गाजियाबाद जॉब करके निकल जा रहे हैं, फिर वापस शाम को। तो करोड़ों की प्रॉपर्टी क्यों ले भाई, फिर तो वहीं ले लेते हैं मुरादनगर मेरठ के आसपास में। और हाईवे भी कितना तगड़ा बना हुआ है। तो गवर्नमेंट ने प्लानिंग के साथ इनको रैपिड दी है, ऐसे ही नहीं दी है इनको कि रैपिड दे दी, इनको हाई एक्सप्रेस वे दे दी है। ये फ्यूचर को देखते हुए और जो डिमांड आ रही है, डिमांड सप्लाई का जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, उसको देखते हुए मोदी गवर्नमेंट की सारी प्लानिंग है और जो डिलीवरी हो रही है आज की डेट में। अच्छा, हमने एक चीज देखा ग्रेटर नोएडा में क्या हो रहा है कि जो कॉमर्शियल जो जोन है वो बहुत ज्यादा हो चुका है एज कम्पेयर टू रेजिडेंशियल। तो जो ये ओवर सप्लाई हो रही है, जो अथॉरिटी ओवर सप्लाई कर रही है, क्या आगे चल के रेजिडेंशियल लोगों के लिए एक इशू बन सकता है? सो बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन पूछा। बहुत से लोग आंख बंद करके, मेरे कई फ्रेंड फंस गए हैं, मैंने उनको बहुत मना किया। एक्चुअली क्या है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर देखिए आपने रेजिडेंशियल जो दिया है, जो आपने 12 लाख 15 लाख, आने वाले टाइम में हो सकता है 50 लाख आपके फ्लैट डिलीवर हो जाए, तो शहर तो बढ़ रहा है, लेकिन कमर्शियल आप कितना देंगे इसमें? हर 2 आप देखें लगातार 12 शॉपिंग मॉल बने खड़े हैं आपकी डेट में, कुछ बन रहे हैं, कुछ बनने वाले हैं, कुछ डिलीवर हो चुके हैं। कितने मॉल चल रहे हैं? एक गौर सिटी मॉल के अलावा कोई मॉल चल रहा है इस बेल्ट के अंदर? कोई सा नहीं चल रहा। गौर का खुद का सिटी सेंटर पिटा हुआ है आज की डेट में। आप गैलेक्सी के 2 मॉल बन के खड़े हुए हैं, उसमें देखिए वहाँ कितना क्राउड जा रहा है, कितने लोग जा रहे हैं उसके अंदर शॉपिंग करने के लिए, ब्लू सफायर करने। हालांकि हाइपर मार्केट है, मॉल नहीं है, लेकिन फिर भी
वहां पे आप जाके देखिए हर फ्लोर के ऊपर ऑफिस स्पेस खाली पड़े हुए हैं, शॉप खाली पड़ी हैं, सबके बोर्ड लगे हुए हैं, तो रेंट के लिए सेल के लिए, ना तो सेल हो पा रहा है ना रेंट पे चढ़ पा रहा है, ऊपर से उनको मेंटेनेंस देना पड़ रहा है अपनी पॉकेट से। तो अब लोग उल्टे सीधे रेटों पे चढ़ाने के लिए तैयार है उनको। तो सारा खेल मैंने आपको बताया डिमांड सप्लाई का। डिमांड तो आज कमर्शियल के अंदर में, ग्रेटर नोएडा के अंदर में इतनी सी है, सप्लाई इतनी बड़ी दे दी गई है बहुत ज्यादा। जब ओवर सप्लाई कोई चीज होगी तो वो सब पिटेगी, उसका रेट गिरेगा। एग्जाम्पल के लिए आप तरकारी ले लीजिए भाई, टमाटर का समटाइम ऐसा होता है कि रेट 100 रुपए किलो तक पहुंच जाता है। समटाइम आप देख रहे हो किसाने आप दिखा रहे हैं कि न्यूज में कि भैया ट्रैक्टर ट्रॉली गिरा के नदी नाले में फेंक रहे हैं, कुचल रहे हैं, क्योंकि उनको रेट ही नहीं मिल पा रहा मार्केट में। 2 रुपए किलो का रेट मिल रहा है, 5 रुपए किलो का रेट मिल रहा है, और कभी 100 रुपए किलो। तो क्या क्यों जा रहा है ऐसा? ये सप्लाई, सब डिमांड एंड सप्लाई। आज डिमांड नहीं है, सप्लाई आपने टमाटर बना भी तो दिए, 12 मॉल बना दिए, कुछ 12 मॉल बना दिए, 1-2 मॉल 3 मॉल, ठीक है। आपने सुना होगा किसानों के अंदर एक मेरे को वाक्य याद आ रहा है कि चौधरी चरण सिंह जो हमारे पूर्व रहे हैं किसान नेता, अजीत सिंह के पिताजी, तो वेस्ट यूपी से आते थे, तो वेस्ट यूपी में गन्ना बहुत उगता था। तो उन्होंने एक बार बड़ा तंज कसा था लोगों पे कि हर आदमी ना एक को देखा देख भीड़ चाल में क्या करता है, कि इंडिया के अंदर मेंटेलिटी यही है कि सब लोग भीड़ चाल में चलना शुरू कर देते हैं। आईटी करेंगे तो सबको बीटेक एमटेक ही करना है। आज इतनी बीटेक एमटेक इतने बड़े कि लोग सड़कों पे घूम रहे हैं आज बीटेक एमबी। आपका पॉडकास्ट देख के सारे रियल एस्टेट वाले पॉडकास्ट करने लगेंगे। हाँ जी, पॉडकास्ट करने लगे। आज सबकी दौड़ वही है, वही हमें इसमें हाथ में आजमाना है। मेरे से कांटेक्ट कर लेना आप लोग। तो लोगों ने वेस्ट यूपी में एक समय के अंदर में ना गन्ना ही उगाया। हर पड़ोस वाले खेत में जो गेहूं उगाता था, जो कुछ और उगाया था, सब्जी छोड़ दिया, गन्ने उगाने लगा। इतना गन्ना ओवर सप्लाई कर दिया कि उस साल गन्ना ही नहीं बिका, मार्केट में उसका रेट ही नहीं मिल पाया, मिलों पे गन्ना ही नहीं गिरा। तब चौधरी चरण को दुख के साथ कहना पड़ा कि कुछ और भी फसल रहेगी आप लोगों के पास में उगाने के लिए, या सिर्फ गन्ना ही उगाओगे? लोग करते हैं। तब लोगों को समझ में आया। फिर अगले साल इतनी लोगों ने नहीं उगाया कि प्रोडक्शन गिर गई एकदम से, फिर रेट उस टाइम हाइक हो गया गन्ने का। तो सारा खेल डिमांड सप्लाई का है। मेन तो मुझे ऐसा लगता है कि अथॉरिटी को देखना चाहिए कि आप एक ही रोड पे 5 किलोमीटर के अंडर में 5 मॉल 12 मॉल जो है अप्रूव कर रहे हो, तो बेवकूफ हो आप, है ना? आपको अप्रूव ही नहीं करने चाहिए। दूसरी बात है ना कि आप हर फ्लोर के बाद 4 फ्लोर तक मॉल है, 5 फ्लोर तक मॉल है, उसके ऊपर सारा ऑफिस स्पेस दे रखा है, 5 फ्लोर 6 फ्लोर तक का। बिल्कुल। कितने हजार ऑफिस स्पेसेस हैं एक फ्लोर पे, और कितने आ जाएंगे लोग बिजनेस करने अपना यहाँ पे? रोड्स भी तो नहीं उतनी। हो सकता है आने वाले टाइम में रन हो जाए, लेकिन वो जो टेन्योर होगा, जो ग्रोथ आनी चाहिए थी अगले 2 साल 10 साल 15 साल के अंदर, वो तो मुझे लग रहा है कि लगभग 25-30 साल 35 साल बाद आप पीछे चल रहे हो एक तरीके से देखा जाए तो। ओवर सप्लाई है सर। बिल्कुल। इसलिए नोएडा गेटों का कमर्शियल में कहता हूँ पिटा हुआ है, ना पैसा लगाए, आग बंद करके ऑफिस स्पेस के अंदर रिटेल शॉप्स आपको बहुत लुभावने वादे दिखाकर बिल्डर बेच रहे हैं, बड़े बड़े नामी गिरामी बिल्डर बेच रहे हैं, लेकिन सब आप पहले वहाँ की रियलिटी जाके चेक करो उनके ऑफिस में कि ये ऑफिस खाली पड़े क्यों हैं। अच्छा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लेना सेफ है, विला लेना सेफ है, या फ्लैट ले ले बंदा? क्या ले, सेफ क्या, ज्यादा बेटर क्या, जिसमें रिटर्न अपॉर्चुनिटी भी अच्छी हो और रेंटल इनकम भी हो? सर देखिए, मैंने बताया आपको ये क्वेश्चन अभी आपने थोड़ी पहले पूछा था, मैंने तभी बताया था सेफ दोनों है। मिथ बना रखा है, फ्री होल्ड वाले लीज होल्ड को गलत बताएंगे, लीज होल्ड वाले फ्री होल्ड को गलत बताएंगे, दोनों सेफ है। मैंने फंड का बताया, किसी के पास फंड इतना है, पैसा पड़ा है पॉकेट में आपकी 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़, तो आप भैया लीज होल्ड में लगा लो। और लेकिन ये कि वहाँ लिमिटेड ग्रोथ है। एक बात ये है जो जेन्युइनिटी के साथ बता रहा हूँ, लिमिटेड ग्रोथ है लीज होल्ड में। फ्री होल्ड में क्या अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स है सर। आज आप जो 10 लाख का प्लॉट ले रहे हो, जो 25 लाख का प्लॉट ले रहे हो सर, आप 3 महीने बाद 6 महीने बाद, खासकर इस जोन की बात कर रहा हूँ जो दिल्ली एनसीआर में लग रहा है सर, अनलिमिटेड प्राइस बढ़ जा रहा है एकदम से। आप नोएडा एक्सटेंशन एक मोटी गोल्चर की बात करो, कभी हमने 20,000 रुपए गज के रेट से अभी 2 साल पहले प्लॉट बेचना शुरू किए थे, आज रेट 60,000 रुपए 70,000 रुपए 80,000 रुपए गज तक टच कर चुका है सर आराम से। क्योंकि लीज होल्ड का रेट ऑलरेडी 20-31 पहुंच चुका है। अथॉरिटी में कोई भी प्लॉट आप जाओ तो अथॉरिटी की रेट क्या है जनरल सेक्टर के अंदर 1.5 लाख रुपए गज का, 20-31 1 लाख से ऊपर का रेट है। बिल्कुल मोटा मोटी लेता हूँ। अच्छा, एक मेगा प्रोजेक्ट आ रहा है और मुझे नहीं लगता किसी को इसके बारे में ना पता हो, जेवर एयरपोर्ट जी, है ना? मतलब भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है और अभी वहां पर फ्लाइट भी टेस्ट हो गई है। लोगों ने वीडियोस बना के डाली, भाई फ्लाइट लैंड हो गई, भाई फ्लाइट लैंड हो गई। तो गौरव भाई, जो जेवर एयरपोर्ट का इम्पैक्ट पड़ेगा क्या दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, यहाँ के रेट्स डाउन जाएंगे क्या? ऐसा हो सकता है कि जेवर के एकदम से पुश कर जाए, लोग इन्वेस्टर सारे वहां भाग जाएं और यहाँ पर कोई ध्यान ही ना दे? नहीं, ऐसा नहीं है। जेवर अपने आप में बहुत बड़ी चीज है और हाइप मिलेगा, और सभी सिटीज को, केवल नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर, पलवल को बेनिफिट नहीं है इससे आप उधर पास में जाइए पीछे, वृंदावन, आगरा, अलीगढ़, इनको भी बहुत बड़ा ग्रोथ मिल रहा है, इनको भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है जेवर के साथ में। जेवर के सराउंडिंग जितना भी 100, 150, 200 किलोमीटर का रेडियस है, सबको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आग बंद करके लोग क्या कर रहे हैं,
फ्री होल्ड में हम पैसा लगा रहे हैं, हम जेवर क्यों नहीं गए? क्या हमें नहीं पता जेवर में हम लैंड हम नहीं ले सकते? क्या हम डेवलप नहीं बेच सकते? हम लोग जेवर क्यों नहीं जा रहे? हम क्यों अलवर पहुंच गए, हम क्यों उधर पहुंच गए? जबकि क्लाइंट बेस है जेवर का बहुत बड़ा और आग बन करके लोग पैसा लगा रहे हैं, हम इसलिए लगा रहे हैं सर जेवर अभी फ्री होल्ड के अंदर सेफ नहीं है, फ्री होल्ड में सेफ नहीं है। वहां आप लीज होल्ड में पैसा लगाओ, क्योंकि गवर्नमेंट अभी बहुत सारी जमीनें अधिग्रहण और करेगा, तो ये जितना फ्री होल्ड में आपने प्लॉट ले लिए हैं सब पर जेसीबी चलेगी, सब वापस खाली होंगी। और मुटेशन अगर आपकी नहीं चढ़ी हुई है तो जिसके नाम से मुटेशन थी पास्ट में उनको मुआवजा मिलेगा। और मुआवजा मिलेगा भी कितना, जब आपको मार्केट प्राइस से ऑलरेडी इतना महंगा बेच दिया गया है। भाई गवर्नमेंट सर्कल रेट के अकॉर्डिंग, सर्कल रेट शायद कुछ लोग ना जानते हो, सर्कल रेट एक वो प्राइस होता है जो लैंड के ऊपर, जो उस एरिया की लोकेलिटी के ऊपर गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करती है लैंड का, कि यहाँ 6,000 रुपये गज है, 5,000 रुपये गज। लेकिन मार्केट प्राइस पे लोग क्या बेच रहे हैं? 15,000, 20,000, 35,000 रुपये गज, 50,000 रुपये गज। तो ओवर प्राइस, हालांकि वो मार्केट भाग रही है वहां की, लेकिन कहीं जानबूझ के भगाई गई है ही नहीं वहां मार्केट प्राइस इतना। तो जेवर का मार्केट प्राइस पहले 6,000, 10,000, 12,000, आज जो कॉमन प्लॉट कट रहे हैं वहाँ अच्छी लोकेशन के, मेरे ख्याल से 20-25 से लेके और 35-40,000 रुपये गज तक के रेट वहाँ प्लॉट काट रहे हैं, जबकि वहाँ भी कुछ नहीं है, खेत पड़े हुए खाली। तो खेतों में थोड़ी 35-40,000 रुपये गज का रेट हो जाएगा अभी से। सही बात। और खाली एयरपोर्ट के ऊपर अभी तो वह चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग डेवलप होने में 15 से 20 साल लग जाएगा, रातों रात थोड़ी चीज खड़ी हो जाएंगी, लेकिन हाइप बनाई हुई है। तो लोग, दूसरा बात मैंने बताया रिस्की क्यों है कि गवर्नमेंट अभी बहुत जमीनें वहां अधिग्रहण करेगी। लोग क्या कह के बेच रहे हैं वहां पे? हमारी हरियाणा की जमीन है जी, हमारा तो यमुना अथॉरिटी के अंदर आ ही नहीं रहा हमारा प्लान, तो हम तो सेफ हैं। अरे भैया, गवर्नमेंट वहां पे फ्लाईओवर निकाल रही है, बहुत सारी प्लानिंग ला रही है, वहाँ पे पलवल से एक फ्लाईओवर आ रहा है, तो क्या उस बीच में जो हरियाणा से फ्लाईओवर आ गया जमीनें नहीं खाली कराएगी गवर्नमेंट वहाँ पे? बिल्कुल खाली कराएगी। तो रिस्क है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपके इन्वेस्टर से, व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जेवर में ना जाएं, खासकर फ्री होल्ड के अंदर, अथॉरिटी के अंदर जाएं। बिल्कुल। लेकिन अथॉरिटी का महंगा है। एक तो बड़े प्लॉट्स हैं 200 मीटर, 500 मीटर, 700 मीटर के, और रेट बहुत ऊपर जा चुका है अथॉरिटी का। मतलब इतना जेन्युइन तरीके से जो आप मना कर रहे हो जेवर एयरपोर्ट पर फ्री होल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, बीइंग अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कोई मना नहीं करता। वो कहता हाँ भाई आ जाओ, हम दिलवा देंगे जेवर में। एक फोन को माना है आपको तो कि भाई तेरे पास कोई प्रॉपर्टी पड़ी जेवर में? हाँ पड़ी है, ठीक है भाई मैं क्लाइंट भेज रहा हूँ, 5% की पत्ती भेज दियो। लेकिन जैसे आप आगे पब्लिकली लोगों को बता रहे हो, कोई कंसल्टेंट नहीं बताता। सर मेरे खुद के नॉन हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड सर्कल के लोग हैं जिनको हमने पहले प्लॉट बेचे हैं। हमारा रेफरेंस का काम बहुत होता है, क्योंकि हमने जेन्युइन प्रॉपर्टी बेची है तो लोग हम पे बिलीव करते हैं। तो लोग हमारे पास कहते हैं कि सर आप, अच्छा आप खुद नहीं करते तो हमें कोई प्रॉपर्टी बता दो अच्छी वहाँ पे जो हम ले लें फ्री होल्ड में, जो रिस्क बिना हो। बिल्कुल। तो हम बिल्कुल नहीं सर, कोई 500 गज, कोई 1000 गज, कोई कह रहा मुझे 10 बीघा जमीन दे दो, कोई कह रहा 20 बीघा जमीन दे दो। हम नहीं जमीन दिलवा रहे हैं किसी को गड्ढे में गिरना है खुद जाओ गिर जाओ, लेकिन मैं आपको मना कर रहा हूँ। और वेट एंड वॉच, मैं कहता हूँ थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लो। अभी गवर्नमेंट की बहुत पॉलिसी डिक्लेयर होनी है वहाँ पे, बहुत चीज़ों में पीछे रजिस्ट्री में बंद कर दी गई थी, खासकर जो टप्पल का इलाका आसपास है, लोगों ने टप्पल में बहुत प्लॉटिंग की है, टप्पल बेच भी रहे हैं लोग अभी सारे। तो टप्पल अपने आप में बहुत रिस्की जोन है, अभी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, अभी होनी है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान अपने वहाँ पे लाने हैं। तो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता सर, चाहे मेरा कितना ही अपना क्लोज हो। हाँ रिस्क है, अगर आपके पास फंड है, सब मेरे पास 2-2.5-3 करोड़ रुपये पड़ा है और मैं उसमें से वो ना सागर में से एक थोड़ा ही लोटा जल निकाल लिया, तो अगर 10-20-30 लाख रुपए फंसाने हैं तो रिस्क ले सकते हो, अगर इतना बड़ा रिस्क लेना ही है तो आपको। क्योंकि अगर हो गए तो हो सकता है वारे के नियारे हो जाए आपके, लेकिन मैक्सिमम चांस ये है कि आप गड्ढे में गिरोगे अभी फिलहाल फ्री होल्ड। अच्छा, आपने बताया कि इंडस्ट्रियल प्लॉट लेने में काफी फायदा होता है जी, और वो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन्वेस्ट करने के लिए। बिल्कुल। तो किस लोकेशन पे बंदा इंडस्ट्रियल प्लॉट ले सो दैट उसका मैक्सिमम रिटर्न आए? क्योंकि लोगों को ज्यादा इस बारे में पता नहीं और हम तो बिल्कुल ग्लोबल डिस्कशन कर रहे हैं। सर इंडस्ट्रियल प्लॉट की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में अभी पेरिफेरल बना है, दिल्ली के चारों तरफ गोल गोल रिंग, जिसको रिंग रोड बोलते हैं दिल्ली का भी, दिल्ली एनसीआर का। तो जितने आप इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे सर, वो दिल्ली के अंदर तो नहीं फंसेंगे, क्योंकि दिल्ली से बाहर निकलने का मतलब है 2 घंटे लगाना दिल्ली के अंदर क्रॉस करके, तभी तो पेरिफेरल बनाया गया है, ट्रकिंग बाहर के बाहर घूमे। तो दिल्ली के जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आज में जितने फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं या जितने अंदर थे वो बाहर जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? पेरिफेरल के आसपास, जहां से पेरिफेरल आपका 2, 4, 5, 6, 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर हो। तो पेरिफेरल के उधर भी, पेरिफेरल के इधर भी, और दिल्ली के चारों तरफ लोग बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप डेवलप हो रहा है, सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं। हमने जो 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे, वो 2 प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर में भी, हम उसमें भी आपको ऑप्शन दे रहे हैं। एक चल रहा है दादरी बुलंदशहर हाईवे जो दादरी बाईपास पे है। तो दादरी बाईपास अपने आप में बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे है, ग्रेटर नोएडा से लगता हुआ है, इधर हापुड़ NH24 से लगा हुआ है, तो दिल्ली कनेक्टिविटी है, साथ में पेरिफेरल उससे मात्र 2 किलोमीटर दूर है। तो वहां पे हमने अभी 32,000 रुपए गज के रेट पे प्लॉटिंग लॉन्च की है, जिसमें हम इंडस्ट्रियल प्लॉट दे रहे हैं अप्रूव्ड के अंदर में, अथॉरिटी से अप्रूव करा के। दूसरी लोकेशन है सर NH24 की लोकेशन पड़ेगी आपकी, ये जो अक्षरधाम कालेखां से आ रहा है रोड, ये सारा
NH24 दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस 16 लेन का। इस पे आप आगे बढ़ेंगे वेव सिटी आता है, इससे आगे बढ़ेंगे दासना मसूरी। दासना मसूरी में ऑलरेडी यूपीएसआईडीसी का अपना बहुत बड़ा सेक्टर है, लेकिन वहाँ सब पैक है, जमीन रही नहीं। फिर पानी की प्रॉब्लम बहुत है वहाँ पे नाले आपको दिखेंगे सड़क पे बह रहे हैं, मेंटेनेंस नहीं है गवर्नमेंट का कुछ। तो वहाँ पे प्राइवेट ना बड़े बड़े बिल्डर्स ने आके वहाँ पे अपने कम्युनिटी टाइप में आपके इंडस्ट्रियल प्लॉट्स काटे हैं। तो उसी लोकेशन पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो रिलायंस रोड है, क्योंकि वहाँ पे रिलायंस का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। रिलायंस अपना बहुत बड़ा लैंड बैंक लिया हुआ है, तो रिलायंस तो बना नहीं पाई आज तक वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट, लेकिन उसके सहारे उसके नाम पे आसपास लैंड बैंक बहुत बिक गया, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स, यूनिलीवर है, ताज है, मदर डेयरी है, इनके प्लांट ऑलरेडी लगे हुए हैं। वहाँ पे हम लोग अभी हमने नया प्रोजेक्ट शुरू किया है लगभग 122 एकड़ के अंदर में। तो उसमें लगभग 22,000 रुपए गज का रेट है उसके अंदर प्लॉटिंग के अंदर में। तो उसमें हम लोग रिटर्न भी दे रहे हैं। अगर आप सपोज आपने टीन शेड डाल लिया, उसको सेटअप करके दे दिया, तो आपको डे 1 से हम रेंट भी दे रहे हैं उसके अंदर में। हाँ, 12 रुपए स्क्वायर फीट, 15 रुपए स्क्वायर फीट, जैसा स्ट्रक्चर आप डेवलप करके देंगे उस लेवल का आपको रेंट भी मिल रहा है। और वो चाहे वो रेंटल कभी भी उठे या थोड़ा टाइम बाद उठे, है ना, लेकिन हम डे वन से दे रहे हैं, हम डे वन से दे रहे हैं। अगर कोई नहीं यूज करना चाह रहा, सेल्फ यूज नहीं कर रहा है, एज इन्वेस्टमेंट है, तो हम उसको डे वन से रेंट देते हैं। दैट्स ग्रेट। हम अपने बायर को नहीं फंसाते सर। आप मेरे से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लो, डे 1 से रेंट लो मुझसे। आप मेरे से सर प्लॉट में कौन रेंट देता होगा, अच्छा बताइए? कोई नहीं, कोई देता सर खाली रेंट पे प्लॉट? मैं प्लॉट के ऊपर भी रेंट दे रहा हूँ सर। क्या बात है। खाली प्लॉट लो आप, 2 साल देखिए प्लॉट को लोग लेता गया है, 2 साल 3 साल 4 साल के लिए होल्ड रख के चलता है कि हम इसको आगे सेल आउट करेंगे तो एप्रिसिएशन मिल चुका होगा। हम एप्रिसिएशन तो दे ही रहे हैं, आप 2 साल 3 साल बेच लेना, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं भैया हमसे साल 1.5 साल 2 साल जब तक वो ग्रोथ का टाइम पीरियड है, जो टाइम ऑफ स्पैन है वो बीच का, तो आप उसमें ग्रोथ भी ले लो हमसे, उस पर एक रिटर्न रेंटिंग इनकम भी ले लो। उससे आपके 2 फायदा है, एक तो प्लॉट पे कब्जा नहीं होगा, जो लोगों के अंदर मिथ रहता है कहीं प्लॉट पे तो कब्जा ना हो जाए इसलिए मैं तो मकान लूंगा, मैं तो दुकान लूंगा। भैया हम कह रहे हैं प्लॉट पे हम खड़े हैं और हम उसका आपको रेंट भी दे रहे हैं उसको। ठीक है। तो दिल्ली से सबसे नजदीक पहाड़ों में इन्वेस्ट करने के लिए आपने बताया अलवर एक ऑप्शन है, तो थोड़ा सा मुझे और गाइड करो कि और इससे बेटर क्या निकल सकता है अभी हाल फिलहाल में इन्वेस्टर्स के लिए। आप तो अलवर में काम कर रहे हो, और बंदा कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है? पहाड़ों का ना देखिए, पहाड़ों का जो बायर है वो अलग ही बायर है। ओके। वो खाली इन्वेस्टर नहीं है। कोविड के टाइम पे आपने देखा है काफी लोग सेकंड होम सर्च कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने मेरे शुरू करने से अच्छी शुरुआत कर दी है कि पहाड़ों के अंदर लोग क्यों जा रहे हैं। एक तो सेकंड होम बनाने के लिए, दूसरा कोविड के आने के बाद ना लोगों को रियलाइजेशन होगी कि इस पैसे का रख के करोगे जब जीवन ही नहीं रहेगा, आपकी लाइफ ही नहीं रहेगी। और कोविड खत्म नहीं हुआ है अभी। देखो हम अभी जनवरी 2025 में खड़े हैं, फिर एक वायरस तैयार खड़ा हुआ है। चाइना हर रोज एक नया वायरस बना रहा है और फैला रहा है, लोगों को मार रहा है। तो फिर दोबारा से एक नया वायरस खड़ा है। फिर अगर कल से वही त्रासदी आ गई, वही चीज आ गया, वही पीक आ गया 2020-21 वाला, तो कहाँ भागेंगे सब लोग? फ्लैटों के अंदर कितनी मृत्यु हुई है? बिल्कुल, क्योंकि कॉमन लिफ्ट होती थी, कॉमन मेड आपके घर भी आ रही, मेरे घर भी आ रही है, वायरस बहुत फैला। तो लोगों ने सेकंड होम के रूप में जितने लोग पहाड़ों के अंदर रहे वो बहुत ज्यादा सेफ रहे, प्रकृति के बीच में जो रहे। फिर कुछ लोगों का टेस्ट होता है कि मैं पहाड़ों के बीच एक नजदीक अपना सेकंड होम बनाऊं, जहां हम सेकंड होम हॉलीडे अपना बना सकें, सैटरडे संडे बच्चों को लेके चले जाएं, लेकिन जाएं तो 1-1.5 घंटे 2 घंटे लौट के भी आ जाएं। तो ऐसे पहाड़ तो बहुत दूर है, हिमाचल चले जाओ, अब जाने के लग रहे हैं 6 घंटे 8 घंटे शिमला जाने के, तो फायदा क्या? पूरा दिन ही आपने निकाल दिया, सैटरडे संडे बनाया क्या आपने? तो हर आदमी चाहता है कि 1.5-2 घंटे की ड्राइव हो मेरी दिल्ली एनसीआर से, नोएडा से, गाजियाबाद से, और हम लोग जाकर के अपना टाइम वहाँ पे स्पेंड कर सकें बच्चों के साथ में। तो दिल्ली से देहरादून की दूरी मोदी जी ने बहुत कम कर दी है। गवर्नमेंट कह रही है 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून, जो अगर थोड़ा बहुत फास्ट ड्राइव करता है, हम जैसे लोग, हम तो कहते हैं कि 2 घंटे से भी कम टाइम के अंदर गाड़ी लगा दिया करेंगे देहरादून में। जो अक्षरधाम वाला हाईवे बना है, बिल्कुल सही है, बन के तैयार हो चुका है। मिड का कुछ सेक्शन रह गया है, वो भी इस 2025 में डिलीवर हो जाएगा। तो देहरादून में हम लोग फार्म हाउसेस बेच रहे हैं। हमने सर, अब देखिए सर, आपको सरप्राइजिंग क्या है, आज से 3 साल पहले हमने 2,500 रुपए गज के रेट में प्लॉटिंग शुरू की थी। आज रेट सुनेंगे सर आप, जब ये एक्सप्रेस बना, क्योंकि इस एक्सप्रेस की प्रॉपर्टी है हमारी, वो 12,000-18,000 रुपए गज का कॉमन रेट हो चुका है उस लोकेशन पे 2 साल के अंदर, 2 से 3 साल के अंदर। क्या बात है। तो जिन्होंने हम पे बिलीव किया, जब हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो हम इन्वेस्टर को पहले ही बुला लेते हैं। तो जिन्होंने बिलीव कर लिया, आज वो ग्रोथ लेके बैठे हैं अपने घर पे, आज वो रीसेल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट, और रीसेल भी हम ही करा रहे हैं, उनको बायर नहीं ढूंढना, बायर भी हम ही लेकर लाके दे रहे हैं उनको। दूसरी लोकेशन, क्योंकि महंगा हो चुका है, तो अब पैसा कहाँ लगाएं साहब? क्योंकि फार्म हाउस कम से कम 500 गज में तो चाहिए, 1000 गज का तो चाहिए, तभी तो मजा आएगा। 100-150-200 गज में तो ढंग से मकान नहीं बन पाता आज के टाइम में। सही बात है। तो दूसरी लोकेशन है, इसके पैरेलल एक हाईवे है जिसपे ग्रोथ जारी है, जिसपे फोकस आ चुका है गवर्नमेंट का, वो है सहारनपुर से विकासनगर हाईवे। विकासनगर देहरादून की लोकेशन है, सिटी का नाम है, कॉलोनी का नाम है। तो वो पोंटा साहिब से कनेक्टेड है रोड में।
तो उस लोकेशन पे माता शाकुंभरी माता मंदिर पड़ता है, जो शक्ति पीठ है बहुत बड़ा माता रानी का, उसी के पास हमने भी लॉन्च किया है। वहाँ पे भी हमने 2-2.5 के रेट पे लॉन्च किया था, आज रेट बढ़ते बढ़ते 5 का रेट हो चुका है और ये 7, 8, 10 तक भी टच करेगा। तो जितने लोग हैं आपके व्यूवर्स हैं, अगर अभी भी इन्वेस्टमेंट कर देंगे, अभी भी देरी नहीं हुई है, अभी भी ग्रोथ बहुत हैवी, अच्छा प्राइस मतलब उनको मिल जाएगा उनको आने वाले समय के अंदर में। सेकंड होम बनाए अपना रहे, फार्म हाउस है। सबसे बड़ी बात क्या है, राजा जी नेशनल पार्क जो विश्व का, एशिया का 5वां सबसे बड़ा फॉरेस्ट है, जो चाइना नेपाल बॉर्डर से कवर होते हैं, पूरा उत्तराखंड उसके अंदर समाहित है, जिसके अंदर हाथी बहुत है। तो जो आपका राजा नेशनल पार्क है उससे जमीन, जो हमारी जमीन है वो अटैच है बिल्कुल। ओके। तो यानी कि आप एक तरफ कितना भी ग्रोथ हो जाए, कितना भी कंक्रीट का जंगल बन जाए, इस तरफ तो हमेशा जंगल ही रहना है, ग्रीनरी रहनी है। यहाँ तो कभी ना तो गवर्नमेंट बना सकती ना कोई और बना सकता कुछ यहाँ पे, तो वो उसका फायदा मिलता है उनको। फिर पहाड़ दूर है, मैदानी इलाका है, आपको लैंडस्लाइडिंग का डर नहीं है। ओके। 2 मिनट की ड्राइव है, आप जाओ हरिद्वार ऋषिकेश, वहां से आपका मुश्किल से 25 से 30 किलोमीटर पे दूरी पे है, और 10 किलोमीटर दूरी पे आपका देहरादून आ जाता है सामने। अच्छा, तो ये समवेयर अराउंड शायद नेपाली फार्म और श्यामपुर, ये जो लोकेशन है वहां पर है। श्यामपुर तो काफी अंदर पड़ जाता है, मैं तो बिल्कुल देहरादून और सहारनपुर की बिल्कुल बॉर्डर की लोकेशन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे बेनिफिट क्यों लिए हमने बॉर्डर की लोकेशन क्यों चूज की? आप जानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर पहले भी था नियम, लेकिन अब तो और सख्ती से लागू कर दिया गया है भू माफिया का, जिसमें आप भूमि नहीं ले सकते, 2 नाली जमीन ले सकते हैं, जिसमें लगभग 300-350 रुपए स्क्वायर फीट के आसपास 2 नाली की जमीन आती है आपकी। तो 300-350 गज में तो बात बनेगी नहीं, 200-250 गज में, 300 गज में, तो लोग वहां जाते हैं लैंड बड़ी बड़ी लेने के लिए, 1 बीघा 2 बीघा 1000 गज 800 गज ले लिया। तो अंदर तो आप ले ही नहीं सकते एक आधार कार्ड के ऊपर इतनी बड़ी जमीन, वरना भू माफिया का केस रजिस्टर्ड हो जाएगा आपके ऊपर में। तो लोग क्या कर रहे हैं, देहरादून से जो बॉर्डर्स लगे हुए हैं, जिनकी जमीन की रजिस्ट्रियां उत्तर प्रदेश में पड़ जाए, या इधर हिमाचल में पड़ जाए, या हरियाणा में पड़ जाए, यमुना नगर से लगती हुई, तो लोग उनकी जमीनें बाई कर रहे हैं। जहाँ से ड्राइव करो तो 2 मिनट के अंदर आप एक कदम रखो तो आप उत्तराखंड में आ गए, एक कदम रखो तो आप यूपी में आ गए। तो लोग बॉर्डर की जमीनें बहुत उठा रहे हैं, जो फॉरेस्ट से लगी हुई है खासकर, और जो हिल्स एरिया से लगी हुई है। ओके। तो सेफ भी है इसमें आपका। बिल्कुल बिल्कुल। तो गौरव भाई, एक इन्वेस्टर के लिए जो आपके साथ इन्वेस्ट करने वाले हैं, भगवान करे इस पॉडकास्ट के थ्रू हजारों इन्वेस्टर मिले आपको, तो एक इन्वेस्टर के लिए सबसे सेफेस्ट टाइम कब है एंट्री करने का, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि उसे एग्जिट कब करना है, थोड़ा सा इस बारे में बताओ। क्योंकि लोगों को लगता है कि अभी और बढ़ेगा, अभी और बढ़ेगा, अभी और बढ़ेगा, कब तक वेट करे बंदा, कब एग्जिट मिलेगा उसको, और आप उसमें कैसे गाइड करते हो? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, बहुत कम लोगों को इसमें क्लियरिटी है। बहुत से लोग फंस जाते हैं रियल एस्टेट में। क्यों? आप जाएं, खासकर ये मेरठ वाली बेल्ट में चले जाएं, गाजियाबाद के आसपास, या नोएडा ग्रेटर नोएडा के आउटर इलाके में चले जाएं, प्लॉटिंग कट रही है। यहाँ पे लोगों ने क्या किया, वैसा की लैंड बैंक लिया, कुछ लोगों ने कच्ची कॉलोनी काटी जहाँ रोड भी डेवलप नहीं करते, हालांकि वो कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। ज़्यादातर बिल्डर्स कॉलोनी वलोनी प्रॉपर काट के रोड, बिजली, पानी, सड़क, सीवर सब डाल के दे रहे हैं। लेकिन जहाँ खाली प्लॉटिंग हो रही है वहाँ पे पैसा लगा दिया। सर वहाँ जब कोई हाउस ही नहीं बनेगा तो वहाँ ग्रोथ कैसे आएगी, आपका प्राइस एप्रिसिएशन कैसे आएगा? वहाँ कुछ दिन में सरकंडे उठ चुके, घास झंकार खड़ा हो चुका होगा, वहाँ कोई कुत्ता भी जाके नहीं जागता उस सोसाइटी में, फिर जाके फिर आप रीसेल भी नहीं कर पाते। क्यों? वो बायर का जब तक पैर पड़ रहा है, जब तक फ्लो आ रहा है बायर का, तब तक तो आप बेच सकते हो। उसके बाद बायर कहाँ से लाओगे ढूंढ के? फिर झाड़ जंगल में प्लॉट कैसे दिखा के बेचोगे अपने प्लॉट को, जब वहाँ कोई डेवलपमेंट ही नहीं है? तो वहां लोग फंस जाते हैं, वहां लोगों का पैसा ब्लॉक हो चुका है। तो हम तो ये कहते हैं कि देखिए शेयर में एक टाइम पे सही टाइम पे एंट्री और सही टाइम पे आप एग्जिट कर जाएं तो आप अच्छी ग्रोथ मिल जाएगी। या तो ऐसे प्रोजेक्ट में कोशिश तो करो, ऐसे प्रोजेक्ट में जहाँ कोई विला बना रहे हो हाथ के हाथ, चाहे कुछ मिक्सअप दे रहा हो, कुछ प्लॉट कुछ विला, तो वहाँ ग्रोथ आती है। क्योंकि वहाँ सोसाइटी बच चुकी थी, लोग रह रहे होते हैं, तो सोसाइटी अच्छी डेवलप हो रही होती है। फिर प्राइस हाइक होता रहता है हर 2 से 4 महीने 6 महीने के अंदर में। तो वहाँ पे आपको ज्यादा प्राइस आपको बढ़ने के चांसेस रहते हैं, और आप सेफ इन्वेस्टमेंट के अंदर हो, आप कब्जा नहीं होगा प्लॉट्स वगैरह पे आपका। दूसरा, अगर कोई नहीं भी कट रही है तो ऐसे प्लॉट के अंदर एंट्री करो कि आज आपने मेरे विश्वास पे एंट्री कर ली, ठीक है ना, और मुझे एक सोसाइटी बनाने में लगभग 6 महीने 8 महीने का समय लग जाता है जनरली। तो जब आपने शुरुआत में जब भी एंट्री करो, जब वो खाली लैंड बैंक है, अभी नक्शा ही आया है, आप उस टाइम पे एंट्री कर जाओ विश्वास के तौर पे, अगर आपको सामने वाले पे विश्वास है तो आपने एंट्री कर ली। आज जो आपने प्लॉट 8,000 रुपये गज लिया, सीधी बात है, बिल्डर कल को उसकी जेसीबी चला के उसकी रोड भी कटिंग करेगा, फिर उस पर लिंक डैंग भी करेगा, कुछ मसाला वगैरह डाल के, फिर उस पर रोड भी बनेगी, खंबे भी लगेंगे। तो इन सब टाइम फेजेस में, इन जो 6 महीने 8 महीने का जो कॉलोनी का बनने का टाइम है, इसमें प्राइस बढ़ता रहता है 1.5 महीने 2 महीने बाद। जैसे बिल्डर बढ़ाएगा, आज मैंने खंबे लगाए, बिल्डर रेट बढ़ा देगा। आज आपने नालियां बनाई, बिल्डर ने रेट बढ़ा दिया। आज बिल्डर ने सोसाइटी का गेट तैयार किया, रेट बढ़ा दिया। तो वो जो एप्रिसिएशन है वो मौका आपको मिल रहा है। लेकिन एग्जिट कब करना है? जब बिल्डर बेच के निकले, उससे पहले उसको बेच के निकल जाओ बाहर। बिल्डर को दे दो प्लॉट कि सर आपके पास कोई बायर आ रहा हो, क्योंकि आपने शुरुआत की इन्वेंट्री फंसा रखी है, क्योंकि फिर तो अंदर की इन्वेंट्री बिक रही है, जितना बेचोगे पीछे जाते चले जाओगे। तो शुरुआत की हुई कॉर्नर इन्वेंट्री हुई, अगर आपने फंसा ली है तो उस पर एप्रिसिएशन अच्छा मिल जाता है। और
जब प्रोजेक्ट बिकने वाला हो, लास्ट एंडिंग चल रही हो, उससे पहले अपनी इन्वेंट्री सेल के लिए लगा दो। ओके। चाहे तो अपना एक बोर्ड लगा के लगा दो, या बिल्डर को दो, सर आपके पास जो भी बायर आ रहे हैं, कोई ना कोई आगे का तो मांग ही रहा होगा प्लॉट, सर प्लीज मेरा प्लॉट बेच देना आप ये इस रेट के अंदर में। अपना मिनिमम प्राइस बता दो, वो उसको निकाल देगा, सेल कर देगा। तो सही एग्जिट का टाइम है कि बिल्डर के निकलने से पहले, जब तक वो अपना माल बेच के निकले, उससे पहले आप एग्जिट कर जाओ। बिल्डर से पहले आपको निकलना है। तो हम लोग यही गलती करते हैं, बिल्डर अटका के रखता है। बिल्डर सोचता है पहले मेरा बिक जाए, तेरा तो बिक ही जाएगा सर, है ना। तो गौरव सर, आप जैसे बताया आपने कि देहरादून इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, साथ में अलवर में आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताओ थोड़ा सा। सर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, खासकर इन्वेस्टर्स के लिए, खासकर जो सेकंड होम तलाश रहे हैं, खासकर जो अरावली को पसंद करते हैं, अरावली हिल्स का एरिया पसंद करते हैं, फॉरेस्ट के नजदीक रहना पसंद करते हैं, और जो गुड़गांव, सोहना और फरीदाबाद की बेल्ट है, दिल्ली एनसीआर के द्वारका के आसपास के लोग हैं, क्योंकि यहाँ के लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं अरावली के अंदर। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया अलवर के अंदर में सर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से कनेक्टिविटी है सर, क्योंकि मोदी जी ने नया आपका नितिन गडकरी जो नया एक्सप्रेस बना है, दिल्ली से वाया मुंबई होते हुए वडोदरा जा रहा है गुजरात के लिए, और आगे वो गोवा तक कनेक्ट कर रहा है। तो इस पे आपका इंडस्ट्री बहुत लग रही है सर, ग्रोथ बहुत आ रही है इसमें। बिल्कुल। और मैंने बताया था कि आपको शुरुआत में कि अलवर के अंदर 2 टाइम पे प्राइस बहुत बढ़े हैं, अनलिमिटेड प्राइस गए हैं। एक समय था 2002 से 2008 का, उसके बाद रिसेशन आ गया तो प्राइस गिर गए। अब जो आया है वो पीक, वो अब आया है इतने साल बाद, पिछले साल से, जब से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस डिलीवर हुआ है तब से लेके प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं। वहाँ पे लोग पैसे ला रहे हैं बोरे मरमर के, और भैया आज मुझे 10 बीघा जमीन दे दो, कोई 50 बीघा जमीन दे दो। वहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज घुस चुके हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोगों ने भी एक जमीन का लैंड बैंक लिया है, जिसमें हम लोग अरावली की हिल्स, देखिए अरावली ना अलवर के अंदर में बहुत कम लैंड ऐसी हैं जो कि वैली की जमीन है। वहाँ पे वहाँ पे क्या है, रोड है, खेत है, पहाड़ी है, तो जमीन मिल जाएगी, छोटे छोटे पहाड़ है, लेकिन वैली प्रॉपर तीनों चारों तरफ से बंद हो और बीच में हॉट केक के रूप में एक लैंड हो, ऐसी लैंड बहुत कम है अलवर के अंदर। हमने भी लगभग 50-55 जमीनें देखी थी वहाँ पे, जब हम लैंड बैंक फाइनल कर रहे थे प्रोजेक्ट डालने के लिए। तो इकलौती एक ऐसी लैंड थी जो तीनों तरफ से पहाड़ से बंद है, बीच में लैंड है सर। और छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा लैंड बैंक है, लगभग 200-250 एकड़ का, जिसमें हमने 140 एकड़ पे तो हम लॉन्च कर चुके हैं प्रोजेक्ट, और धीरे धीरे आगे के फेजेस आ रहे हैं। तो वैली की जमीन है सर, तीनों तरफ से अरावली की हिल से लगी हुई है। ब्यूटी सर प्रोजेक्ट सर। सबसे बड़ी बात है रेट सर। अलवर के अंदर जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं सर, 6,000, 7,000, 8,000 से लेकर के 10, 12, 15,000 रुपए गज तक के रेट चल रहे हैं पर स्क्वायर यार्ड के लिए। फार्म हाउसेस काट रहे हैं लोग लैंड पे। हमारा प्रोजेक्ट जो इनिशियल हमने शुरू किया था वो 2,200 रुपए, फिर 2,500 रुपए गया। आज की रेट में जो रेट चल रहा है वो 3,500 रुपए से लेकर के, और अभी जो नया वाला फेज आने वाला है वो 5,000 रुपए के रेट पे लॉन्च होगा, सेकंड फेज हमारा अलवर के अंदर, जिसमें हम लोग फार्म हाउसेस दे रहे हैं। 500 गज से स्टार्ट होता है, हालांकि फार्म 500 गज का सब चीज बिक चुका है। 15 लाख से स्टार्टिंग थी उसके अंदर। बड़े साइजेस हैं हमारे पास में, 1,000, 2,000, 3,000 गज के फार्म हाउसेज हैं। और जनरली लोग फार्म हाउस के अंदर क्या करते हैं, सोलर लगा देंगे, पक्की बिजली नहीं होती। जैसे आप नोएडा की बात करो तो नोएडा के अंदर में और खासकर हरियाणा के अंदर में जो यमुना का डूब क्षेत्र है उसमें लोगों ने फार्म हाउसेज काटे हुए हैं, इलीगल है ना। वहाँ पे आपको पावर मिल रही है, सोलर के थ्रू आपको काम चलाना पड़ रहा है, क्योंकि डूब क्षेत्र की जमीन है, काफी बाढ़ग्रस्त एरिया है, डूब क्षेत्र इसको बोला जाता है। तो बड़े बड़े लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, लेकिन फंसे हुए लोग, जिनको सही टाइम पर पता चल जाता है वो एग्जिट कर जाते हैं बेच के। लेकिन अभी भी लोग, आप वहाँ जून, जुलाई में, अगस्त में जाइए, जब बरसात होती है, यमुना का जब जल स्तर बढ़ जाता है तो लोग घुटने घुटने पानी रहते हैं, सोफा आपके डूब रहे होते हैं, चल रहे होते हैं कमरे के अंदर। पक्की कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है नोएडा के फार्म हाउसेज में, तो क्योंकि डूब क्षेत्र का इलाका है, पक्की पावर नहीं है, पक्की रस्टी म्यूटेशन नहीं मिल रही है आपको। हम यहाँ पे हर चीज पक्की दे रहे हैं सर। पक्की लेंटर, पक्का लेंटर डलेगा, पक्की कंस्ट्रक्शन होगी, आप 2 फ्लोर 3 फ्लोर तक बना सकते हो अपने हाउस को, और 70% तक एरिया बिल्टअप कर सकते हो। ओके। यहाँ क्या है, 10% बना सकते हो आप। हाँ। तो पक्का दे रहे हैं, जो भी काम करके दे रहे हैं। तो सोलर वाला काम नहीं है, पक्की इलेक्ट्रिसिटी है। आप वीडियो आप देखे पाएंगे, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर काफी सारी वीडियोस पड़ी हैं उस पर, और जो इंक्वायरी करेगा उसको भी इंक्वायरी के थ्रू मिल जाएंगी चीजें उसको। तो रेट बहुत कम है, पक्की चीजें मिल रही हैं, और ग्रोथ के चांसेस आप देख लें। 2,000 रुपये लोन के आज 3,000, 5,000 तक रेट ऑलरेडी जा चुका है। तो आने वाले समय बहुत ग्रोथ होगी जब वहाँ पूरा एरिया डेवलप हो चुका होगा, क्योंकि वहाँ से सरिस का टाइगर रिजर्व बहुत पास है, और साथ ही साथ में वहाँ पे जो नैनीताल से बड़ी लेक है, मैंने बताया सिलीसेड लेक, वो वहाँ से पास पड़ती है। और मेन है गुड़गांव सोना के नजदीक होना। गुड़गांव सोना के नजदीक देखिए, पहले नौगांव भी पड़ता है, लेकिन नौगांव थोड़ा सा मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, तो इस वजह से लोग डरते हैं उधर लेने में। पास तो नौगांव भी पड़ता है, हिल्स वहाँ भी है, लेकिन एक तो वो ब्यूटी नहीं है, लेकिन दूसरा डोमिनेटेड होने की वजह से, मुस्लिम डोमिनेटेड, इस वजह से लोग वहाँ प्रॉपर्टी ले रहे हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं, फिर अलवर जा रहे हैं। अलवर थोड़ा सा सेफ मानते हैं। फिर अलवर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, सबसे ज्यादा वेडिंग्स, जो डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है वो अलवर में हो रही है। इसीलिए मैंने आपको बताया था होटल के प्राइस जा रहे हैं, वो इसी वजह से हाई जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग का हब बन चुका है। गुजरात, महाराष्ट्र के लोग इतने आके वहाँ वेडिंग कर रहे हैं अपने,
पूरे परिवार को उठा लाते हैं और वेडिंग वहीं होती है उनकी, 10 दिन 15 दिन तक वहीं वेडिंग चलती है, सेलिब्रेशन चलता रहता है वहाँ पे। मतलब बहुत सारी क्या कि जॉब क्रिएट्स हो रही हैं रिगार्डिंग टू वेडिंग, बहुत ज्यादा, होटल इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है, बहुत बढ़िया। अब मेन है कि रैपिड आने वाली है सर, आने वाले टाइम में सरप्राइज ये है कि रैपिड आ जाएगी। तो आप गुड़गांव से सराय काले से बैठेंगे और मुश्किल से आप 1 घंटे के अंदर अलवर के अंदर खड़े होंगे अपनी लोकेशन के ऊपर, अपने फार्म हाउस के ऊपर में। और अभी एज इफ नाउ अभी कितना बाई रोड कितना टाइम लग जाता है सर? बाई रोड लगभग हम जैसे हम नोएडा से जाते हैं तो लगभग 2 घंटे का 2 आवर्स का टाइम है, 2 घंटे के अंदर हम पहुंच जाते हैं। सोना से गुड़गांव से बात करोगे तो 1 सवा घंटा का लगता है वहाँ पे, और रैपिड से तो आपका हार्डली आपको 40-45 मिनट लगेंगे आने वाले टाइम के अंदर। अभी तो हम वाया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के थ्रू जा रहे हैं। आप पुराने भी आ सकते हो, वो पुराना जयपुर हाईवे है NH8, आप उससे भी आ सकते हो। आपको उसके लिए कोटपुतली से या बहरोड से आपको कट लेना पड़ेगा अलवर के लिए, आप सीधा हमारी लोकेशन पे फार्म हाउस पे आके खड़े होंगे सर। ठीक है, तो ये डिफरेंस है सर, और ये प्राइस है अलवर के अंदर। बहुत अच्छी ग्रोथ के जाएंगे, जो आज पैसा लगाएगा सर हमसे गारंटी के तौर पे ले ले, 1 साल बाद में हमसे डबल पैसा तो हमसे ले ले वो इस लैंड के ऊपर में। क्या बात है। तो जो भी लोग देहरादून या अलवर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, बिल्कुल राइट टाइम है और एकदम सही समय चल रहा है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि अभी रेट्स बहुत ज्यादा कम है। लोग वेट करते रहते हैं, जब सब इन्वेस्ट कर लेते हैं फिर सोचते हैं कि लाओ मैं भी कर लूं, फिर उसको लगता है बहुत ज्यादा रेट है भाई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो बिल्कुल आप गौरव भाई से कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्टार्टिंग में कि कोई 2% की आपने स्कीम लॉन्च कर रखी है अपने इन्वेस्टर्स के लिए, और वो एक बहुत ही अट्रैक्शन पॉइंट बना हुआ और उससे आपको काफी बूम मिला है। ठीक है, बहुत ज्यादा लोग आपके साथ जुड़े हैं। तो वो स्कीम क्या है जिसकी वजह से एकदम से लोग आपकी तरफ से दौड़े हैं कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, वो क्या चीज है? सर 2% की स्कीम ये है जिसके लिए लोग हमारे से बहुत इंक्वायरी कर रहे हैं, लगा रहे हैं पैसा दबा करके हमारे साथ में, क्लोज हो रहे हैं हमसे। तो वो इसलिए है कि 2025 में हमने प्लान किया था कि बहुत से लोग ना रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं जनरली, लेकिन रिटर्न्स नहीं मिल पाती उतनी। आज की डेट में आप बात करो, हम 2 के हम तो वैसे 3 भी दे देंगे, 4 भी दे देंगे। वो प्लान है हमारा, जो हमसे आगे डिस्कस करेंगे तो पूरा डिटेल में प्लान समझेंगे। लेकिन मोटा मोटी मैं अगर समझाऊं तो जब हम कोई लैंड बैंक लेते हैं सर, एक आम बायर सर, वो आप आम बायर हो सर, मैं कॉलोनी का लैंड बैंक लूंगा खेत में से, किसी किसान से खेत खरीदा मैंने सर, अब मैं उस पर रोड काटूंगा, नक्शा लाऊंगा, उसका कुछ दिखाऊंगा, तभी तो आप प्लॉट में से खरीदेंगे। तो एक एंड यूजर कब आता है? जब वहां कुछ रोड बन चुकी होती है, कोई नक्शा आ चुका होता है, तब आप रेट लेते हो। सपोज मैंने कोई लैंड लिया है और मैंने उस पर इनिशियल जो ओपनिंग प्राइस है मेरा 10,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड का, 10,000 रुपए गज पे मैंने प्लॉट बेचा, 100 गज का प्लॉट सीधा सीधा आपका 10 लाख रुपए का हो गया आपका। तो उससे पहले हम कुछ इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं। रियल एस्टेट का रूल है, कुछ जो हमारे रेगुलर इन्वेस्टर्स होते हैं जो 2-4 करोड़ 5 करोड़ रुपए जिसकी जैसी कैपेसिटी है, हम उन इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं जो हमारे साथ रेगुलर पैसा लगाते रहते हैं। तो वो बिहाइंड द वॉल होता है सारा काम, ये वो लॉन्चिंग से पहले का काम होता है हमारा कि हमने आज ये जगह फाइनल कर ली, इसमें प्लॉटिंग ला रहे हैं और इसका इनिशियल प्राइस जो लॉन्च हो रहा है तो उन इन्वेस्टर के लिए उससे नीचे का रेट होता है। समटाइम्स 8 होगा, 8.5 होगा, 9 होगा, 7 भी हो सकता है। मैं एक रफली आइडिया देके चल रहा हूँ। तो जो 2,000-3,000 का डिफरेंस तक कहाँ गया? पहले ही आ गया वो तो, यानी कि उनको और बड़ा बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन वो एक आम बायर को नहीं मिल पाता। उसको कब मिलेगा? जब वो लॉन्च हो चुका होगा, पर्दों के सामने जब वो प्रोजेक्ट आ चुका होगा, तब आप लॉन्चिंग लगाओगे। तो हम प्री लॉन्च से पहले एक और पार्टी करते हैं जिसमें हम इन्वेस्टर्स का पैसा लगवाते हैं, लेकिन वो फंड छोटे मोटे आदमी को हम उसमें ना, बायर को हम उसमें इंगेज नहीं करते। उसमें कोई 10 करोड़ लगा रहा है, कोई 5 करोड़ लगा रहा है, कोई 2 करोड़ लगा रहा है हमारे पास फंड, क्योंकि देखिए हमें भी फंड चाहिए, मुझे किसान को पैसा देना है उस लैंड बैंक को खरीदने के लिए। तो मेरे पास अबाउट 5 करोड़ पड़ा है, लैंड है 10 करोड़ की, तो मैं 2 करोड़ आपसे लिया, 2 करोड़ का कोई इन्वेस्टर तलाशा, मैंने 1 करोड़ की बिल्कुल उनका मैंने रिटर्न दे दिया उनको। जब तक वो लॉन्च होगा तो 2,000 रुपए गज का आपको एप्लीकेशन तो तभी मिल गया लॉन्च होता ही, तब तो बेचेगा नहीं, थोड़ा वो भी वेट करेगा, थोड़ा और डेवलप हो जाए तो और रेट मिलेगा, हो सकता है 3 का मिल जाए बेनिफिट, 4 का मिल जाए, हो सकता है 5,000 रुपए प्रति गज का बेनिफिट मिल जाए। तो इन्वेस्टर को प्री लॉन्च पे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, लेकिन उसमें हम लोग छोटे बायर को एंगेज नहीं करते तब तक। ये पहली बार है और आपके पॉडकास्ट पे पहली बार मैं रिवील कर रहा हूँ कि हम लोग ऐसे इन्वेस्टर को भी अब इसमें एंगेज करने जा रहे हैं कि जिसके पास सपोज 2 लाख पड़ा है, 5 लाख पड़ा है, 10 लाख पड़ा है। अब 10 लाख में सर पहली बात तो मकान वो तो नहीं आएगा जिसमें आपको रिटर्न मिल जाए कि मकान भाई रेंट होगा मकान तभी तो आपका फ्लैट होगा। और 1 BHK भी आज की डेट में मरे से हमारा 15 से 20 लाख का आता है, जिसपे आपको 5,000, 6,000, 8,000 रुपए के रेंट आ रहे हैं। खाली प्लॉट पे रेंट आएगा नहीं सर, और 10 लाख में प्लॉट तो आ जाएगा लेकिन रेंट नहीं मिलेगा उस पर आपको। और फ्लैट तो भूल ही जाइए कि 10 लाख में कोई फ्लैट मिलेगा आपको, खासकर जिसमें इतना अच्छा रेंट आ रहा हो। सर हम लोग 10 लाख के ऊपर में 2% की गारंटी रिटर्न दे रहे हैं विद एग्रीमेंट। आपका हमारा एग्रीमेंट होगा ऑन स्पॉट, और इसमें एक लॉक इन पीरियड हमारा होता है, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है ना सर, वो उसकी एक टाइम पीरियड होता है इसका कि वो 1 साल बाद हम डेवलप करके बेच चुके होंगे। प्लॉटिंग के अंदर 7 से 8 महीने 11 महीने का एग्रीमेंट होता है। और अगर हमारा वो विला का प्रोजेक्ट है 1 फ्लोर का बनाने का, क्योंकि 3 से 4 महीने 6 महीने का एक हाउस को बनने का टाइम लगता है,
तो जो हम सोसाइटी काट रहे हैं, जो कॉलोनी काट रहे हैं हम लोग, तो उसके अंदर में हम लोग टाइम लेते ही चलते हैं 15 महीने, 11 महीने, 12 महीने का टाइम। और अगर वो डुप्लेक्स का प्रोजेक्ट हुआ तो उसमें हमें कम से कम 2 साल का टाइम चाहिए होता है डेवलप करके बेचने का। तो बिकता तो हो जाएगी सारा, इन्वेस्टर्स आते हैं, एंड यूजर भी आते हैं, मकान लेते हैं हमसे, खरीद रहे हैं, बिकना तो है मत। तो हमारा जो लॉक इन पीरियड होता है इसके अंदर, जो हमसे एग्रीमेंट करेंगे, उसमें 12 महीने से लेके 24 महीने, समटाइम 36 महीने का भी एग्रीमेंट होता है हमारे साथ में। अगर इन केस आपका पैसा तो मिल ही रहा है, आपको 2% रिटर्न मिल रही है, यानी कि 10 लाख लगाया किसी ने, तो उसको 20,000 रुपए आपको मिल रहे हैं, जो आपको ना तो बैंक में मिलेगा, ना किसी एफडी में मिलेगा 6 महीने 1 साल के अंदर में, ना ही आपको रियल एस्टेट से मिलेगा। हम भी रियल एस्टेट में लगा लेंगे, हम दूसरे तरीके से लगा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स है जो क्लाइंट को मिल रही है हमारे माध्यम से आज की डेट में। और हम छोटे बायर को भी इसमें इंगेज कर रहे हैं, किसी बात 1 लाख 2 लाख पड़ा है, एग्रीमेंट करे, पैसा लगाए और साल 6 महीने में एक अच्छी रिटर्न हमसे ले। और वो बिल्कुल सेफ भी है। हाँ बिल्कुल सेफ भी, एग्रीमेंट है ना, आपका मेरा एग्रीमेंट है। मैं आपका पैसे लेके थोड़ी भाग जाऊंगा, मतलब रियल एस्टेट में लगाना है, फिर कमाना है, फिर वापस कमाना है, हम तो यहीं बैठे रहना है। इसमें ये सेफ्टी तो आपको मिल ही रही है एग्रीमेंट की। प्लस आपको सपोज 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, हमारा प्रोजेक्ट वो खत्म हो गया, अब आपका पैसा चाहें तो रिटर्न कर देंगे। आप कह रहे हैं कि नहीं शर्मा जी मैं पैसा नहीं देना अभी, आप इसको फिर लगा दो, कोई नया प्रोजेक्ट लगा रहे हो, फिर दोबारा वो रिवाइज हो जाएगा हमारा एग्रीमेंट। आपका दोबारा से रिन्यू कर देंगे उसको, फिर 1 साल के लिए ब्लॉक हो गया आपका पैसा, अब आप फिर हमसे रिटर्न लेते हो उस पैसे के ऊपर में। तो जो लोग छोटे मोटे क्या कहते हैं कमेटी डालते हैं या MLM में लगाते हैं और पॉन्जी स्कीम में फंस जाते हैं, वो वहां ना फंसे और गौरव भाई के साथ इन्वेस्ट करें, क्योंकि 15 साल से मार्केट में बैठे हैं और 15 साल और अभी बैठेंगे तब रिटायरमेंट लेंगे शायद, है ना। तो आप अभी बहुत अच्छी स्कीम है जी सर। और मेरे पास भी थोड़े मोटे पैसे पड़े हैं, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं पॉडकास्ट के बाद। 2% का रिटर्न लेता हूं मैं भी। और बाकी मैं अपने व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा, इतनी अच्छी तरीके से गौरव भाई ने समझाया और जिस फ्लुएंसी के साथ समझाया, एक मजा हुआ रियल एस्टेट कंसल्टेंट ही आपको समझा सकता है किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में। मतलब मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि आपको सोचना पड़ रहा है बोलने के लिए, मतलब रेट हो, वर्ड हो, कोई भी टॉपिक हो, आपने फटाफट ऐसा करके बताया कि टाइम का पता ही नहीं चला। और हमने जो हमारी तय सीमा थी उससे पहले हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए और बहुत मजा आया गौरव भाई आपसे बात करके। और आई होप जो ये व्यूअर्स लास्ट तक ये वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने सारे प्रोजेक्ट को समझा है, सारी बातों को समझा है, उनको भी बहुत मजा आया होगा। और मजा नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इन्वेस्ट कर लो, उसमें मजा आ जाएगा। कनेक्ट कर लो, अभी स्क्रीन पर गौरव भाई का नंबर आ रहा है, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी गौरव भाई की डिटेल्स पड़ी हुई है, नंबर है, ईमेल है, पूरा एड्रेस है, कंपनी का नाम है। आप अभी जाओ, इन्वेस्ट करो, बेटर है किसी दूसरी जगह फंसने से अच्छा है सही बंदे के साथ काम करो, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। हमारी गारंटी है, भाई की गारंटी है, भाई की कंपनी की गारंटी है। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कोई भी क्वेश्चन है जो आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ, कमेंट में आके आप भर भर के कमेंट कर सकते हो, हम आपका आंसर करेंगे। जो भी अवेलेबल होगा, गौरव भाई अवेलेबल होंगे, वो भी आंसर कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको लगता है कि आपका कोई नियरेस्ट बंदा जो वीडियो देख रहा है या आप देख रहे हो और वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने जा रहा है, तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना भूलना मत बिल्कुल भी। और हमारे सपोर्ट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई पैसे नहीं लगते सब्सक्राइब करने के लिए। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस बनाते रहें, ऐसे ही गेस्ट को लाते रहें हमारे शो पर। बाकी मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। हर हर महादेव।